जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर पिछले लगभग 2 साल से जो संवाद श्रृंखला का आयोजन कर रही है, इस कोरोना काल की महामारी के आपदा के काल में इसकी उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी लगभग 6 महीने से यह कार्यक्रम बंद था। अभी दोबारा इस कार्यक्रम को शुरू करने का विचार अकादमी का आया, तो अभी इसका दोबारा शुभारंभ करने के लिए किसी बड़ी शख्सियत की हमें जरूरत थी और सौभाग्य से हमें वो मिल भी गई। उनके द्वारा अभी उनका परिचय भी होगा, उनका स्वागत भी होगा और उनका उद्बोधन भी होगा। संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि सेवा ही जिसका धर्म है, जो पके हुए फलों के द्वारा प्राणियों को संतुष्ट, तुष्ट और पुष्ट करता है तथा दूसरों के द्वारा काटे जाने पर अपने प्राणों की चुपचाप आहुति दे देता है, उसको वृक्ष कहते हैं। और इस भारतीय संस्कृति में जितने भी शास्त्र रचे गए हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में वृक्षों के संरक्षण, पौधारोपण और किस प्रकार वृक्ष हमारे जीवन में अपनी महनीय भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। परंतु कुछ पाश्चात्य संस्कृति, जिसका मुख्य लक्ष्य ही प्रकृति को शोषण करके, उसको निचोड़ करके, उसको भेद उगलवाने पर उसे अपनी जो वस्तुएं हमें प्रदान करने मजबूर करके प्रदान करने की जो संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति रही है, उससे प्रेरित होकर के हमने बहुत कुछ पिछले लगभग 100 साल में खो दिया है और आज इस कगार पर पहुंच गए हैं कि प्रकृति इतने विनाश को प्राप्त हो गई है कि मनुष्य अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। एक पौराणिक कथा के द्वारा हम आज इस श्रृंखला की शुरुआत करें तो भगवान के रामावतार के समय जब राम जी लंका पर चढ़ाई करने का उपक्रम कर रहे थे, तब वो समुद्र के किनारे 3 दिन तक समुद्र से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते रहे, परंतु समुद्र ने उनकी नहीं सुनी। तो उन्होंने 3 दिन के बाद में अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाया। उसके भय से भयभीत होकर के समुद्र उपस्थित हुआ और उसने राम जी को यह उपाय बताया कि आपकी सेना में नल और नील है, वो सेतु का निर्माण करेंगे और आपकी सेना पार उतर जाएगी। तब राम जी ने कहा कि मैंने जो अपने धनुष पर अग्निबाण का संधान किया है वो अमोघ है और वो अवश्य ही अपने लक्ष्य का भेदन करेगा, इसका उपाय भी बताएं। तब समुद्र ने कहा कि मेरे उत्तर तट पर कुछ उपद्रवी लोग हैं, दुष्ट पापात्मा लोग हैं, वो बहुत बड़े क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए आप उस बाण का उस दिशा में संधान करके उन दुष्टों का, पापियों का विनाश करो। तब राम जी ने वो बाण समुद्र के उत्तर तट पर चलाया था। अब जो वर्तमान का थार मरुस्थल है, जो हमारा रेगिस्तान है, कहते हैं कि वो भूमि वही थी। अब वो समुद्र का तटीय प्रदेश तो पौराणिक कथा के अनुसार था, समुद्र कहां तक अवस्थित था और कहां के बाद में ये भूमि शुरू होती थी, परंतु निश्चित तौर पर कुछ वैज्ञानिकों का मत भी है कि यह कभी समुद्र के आसपास का क्षेत्र रहा था, हरा भरा क्षेत्र रहा था, शस्य श्यामला भूमि रही थी।
परंतु किसी कारणवश जब रामायण काल की गणना करें तो हजारों वर्ष पहले जब यह मरुस्थल बन गया, तो कहते उस समय राम जी से वरदान मांगने के लिए धरती गई थी अपनी वेदना, व्याकुलता और आकुलता लेकर के कि आपने क्षेत्र में जो धनुष प्रबाण का संधान किया, दुष्टों के साथ साथ में यहाँ पर पूरा सब कुछ जलकर भस्म हो गया, यहाँ तक कि पूरी वनस्पति और वृक्ष भी जल गए हैं। तो राम जी ने कहा कि तुम्हारी यह धरती का भाग जो है वो देव रमणीय भाग होगा। यहाँ पर देवता अवतार लेंगे, भगवान अवतार लेंगे, शुद्ध सात्विक पवित्र लोगों का यहाँ पर वास होगा। यहाँ पर उपजाई जाने वाली सब्जियां फल और अमृत के समान होंगे। इतना वरदान तो दे दिया, परंतु धरती का असली श्रृंगार तो उसके वृक्ष है, उसकी वनस्पति है। उसके बिना तो जैसे किसी सभ्य स्त्री के सिर से उसकी चूंदड़ी को खींच लिया जाए, उसकी चुनर को खींच लिया जाए, तो वो बहुत असहज और बहुत दुखी अनुभव करती है। इसी प्रकार इस धरती के साथ भी हुआ। इसकी रूखा जड़ी चूंदड़ी हजारों वर्ष पहले उस बाण के द्वारा खींच ली गई, नष्ट कर दी गई थी। इस वेदना को 536 वर्ष पूर्व लगभग भगवान गुरु जांबो जी ने समझा था। उन्होंने सबको यह उपदेश आदेश भी दिया था कि वृक्षों का अधिक से अधिक आप रक्षण कीजिए, उनका पौधारोपण कीजिए और इस धरती को पुनः हरा भरा कीजिए। 536 वर्षों में बिश्नोई समाज का इतिहास रहा है कि खिजड़ली बलिदान की घटना लें या अन्य अनेक घटनाएं हुई है जब उन लोगों ने भगवान जांबू जी की आदेश से वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा का उपक्रम किया था। और उसी कड़ी में 536 वर्ष बीतने के बाद इस धरती की वेदना किसी ने और ने भी जानी है। उस वेदना को जानने वाला ही जानी है। जानी का मतलब हमारे अपनी भाषा में जाणीकार या जानी जान कहते हैं, जो दूसरे की वेदना को, पीड़ा को, कष्टों को जानता है और जानने के बाद में उसके हल के लिए उपक्रम करता है, उसको हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी परंपरा जानी कहती है। और ऐसे ही जानी आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है। आप श्याम सुंदर जी जानी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, समाज शास्त्र पढ़ाते हैं डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में। आपका जन्म श्री गंगानगर जिले की रायसनगर तहसील में 12 टीके गांव में हुआ था। आप बचपन से ही पर्यावरण के प्रति आपकी रुचि रही थी और बीकानेर आने के बाद में अपने कॉलेज को हरा भरा करने की बात हो, अपने शहर को हरा भरा करने की बात हो, अपने क्षेत्र को हरा भरा करने की बात हो, आज आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जब आपको सम्मानित किया था तब पूरे देश से आपका परिचय हो गया था। और अभी आपके कार्यों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए आपको लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 के लिए चुना है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल यह उपलब्धि श्याम सुंदर जी जानी की नहीं है, यह सभी पर्यावरण प्रेमियों की उपलब्धि है, जो पर्यावरण को बचाने के लिए, धरती मां को बचाने के लिए प्राणपन से लगे हुए हैं। यह पुरस्कार उन सब के लिए है, उन सब को प्रेरणा देने के लिए है। यह तो श्याम सुंदर जी पुरस्कार प्राप्त करके एक अंतरराष्ट्रीय शख्सियत बन गए हैं और इनका कार्य ही इस दिशा में कल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। आपने जो पारिवारिक वानिकी का जो आपने अवधारणा दी है,
एक परिवार को, एक मनुष्य को पर्यावरण की रक्षा में किस प्रकार जोड़ करके बड़ा काम किया जा सकता है। आपने उत्तर पश्चिम राजस्थान में लगभग 25 लाख पौधे इस पारिवारिक वानिकी के द्वारा लगवाए हैं। और अभी विश्नोई समाज का जो कार्य है मूल में, जैसा गुरु जांगो जी महाराज ने उन्हें आदेश उपदेश दिया है, उसमें लाखों लोग विश्नोई समाज के आपके साथ जुड़ जाएं, तो यह आपका 25 लाख का आंकड़ा कब 25 करोड़ को प्राप्त कर ले, यह होते देर नहीं लगेगी। और विश्नोई समाज से यह प्रार्थना भी है कि इस आपके महान अभियान को, जिसको यूएनओ ने सैल्यूट किया है, उसमें आपके साथ जुड़ करके इस उत्तर पश्चिम राजस्थान की मरुभूमि जो हजारों वर्षों से तड़फ रही है वृक्षों के बिना, वनस्पति के बिना, वह पुनः हरा भरा हो जाए। जितने वृक्ष लगेंगे उतना ही वर्षा का आकर्षण अधिक होगा, अधिक वर्षा होगी तो इस यह प्रदेश पुनः सस्य श्यामला, यह भूमि मरुधरा वसुंधरा हमारी प्यारी भूमि बन जाएगी। एक कविता के द्वारा मैं आपका इस आभाष्य मंच पर श्याम सुंदर जी स्वागत करता हूं। इसके बाद में आपका हरित उद्बोधन होगा 1 घंटे तक। पूरा समाज, पूरे पर्यावरण प्रेमी, देश विदेश के लोग इसको सुनेंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है हमारी बहुत ही आदरणीय जामवाणी साहित्य अकादमी की उपाध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर इंदिरा जी विश्नोई, वो भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और आपके बारे में बहुत कुछ जो हमें भी पता नहीं है, आपके साथ में अध्यापन का कार्य एक ही कॉलेज में आपके साथ में वो करते हैं, तो बहुत कुछ बातें आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में आपके बाद में वो देंगे, आपके बारे में बताएंगे। और आभार व्यक्त करने के लिए हमारे जामवाणी साहित्य अकादमी के कोषाध्यक्ष श्री आर.के. जी विश्नोई, वो भी दुबई से लेकर के भारत तक आपके इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कितने ही लाखों श्याम सुंदर आप से प्रेरित होकर पैदा होंगे, तभी यह कार्य हो पाएगा। बहुत बड़ा कार्य है, आपने इस कार्य को शुरू किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। और इस पूरे कार्यक्रम को हमारे तक पहुंचा रहे हैं, लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं हमारे तकनीकी संयोजक डॉक्टर लालचंद जी विश्नोई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस एक कविता के द्वारा मैं आपका जानी साहब स्वागत करता हूं। बड़ पीपल और नीम की जड़ी, हरि कंकेड़ी मंडप मेड़ी, पापी जीवड़ा रूख अहेड़ी, दंड मिले लो राम कचेड़ी। देखो श्याम सुंदर की झांकी, सेवा कर रहे धरती मां की। यूएनओ थारी करी पिछाण, आदर सहित करो सन्मान। हरित उचारो हरित विचारो, हरित बिना नहीं कोई सहारो। हरित हरि को रूप ही जानो, हरित रहित खड़ मिनक जमारो। जम्बदास तू साची जान, जीवन आपनो रूखा ताण। रूख रुखाड़ो सुंदर श्याम, धन गुरु मात पिता धन गाम। अगन आबो धर पून पानी, पंचतंत की मूल कहानी। बिगड़ गई है इनकी ताणी, मिनख करी सब धूड़ा धाणी। हरित देश हो हरित प्रदेश हो, हरित नगर हो गांव ढाणी। रूखा जड़ी रूखा जड़ी हरित चूंदड़ी, भड़े ओडे धरती माता रानी। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। स्वागत मान करे जा भाणी,
अब बोलो अपनी मधुर हरित वाणी, अभिनंदन श्याम सुंदर जी जानी, अभिनंदन श्याम सुंदर जी जानी। यजुर्वेद के एक श्लोक के साथ आपका स्वागत है। नमो वृक्षभे नमो वन्नाय च, वननाम पते नमे। मैं वृक्ष, वन और वन के संरक्षक को नमस्कार करता हूं। इस जामवाणी साहित्य अकादमी के आभाष्य मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है श्याम सुंदर जी जानी। आपने जो महान काम किया है और कर रहे हैं, जामवाणी साहित्य अकादमी की तरफ से थोड़ी सी यह आप जो शब्दांजलि है वो ग्रहण कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। आइए साहब। हरित नमन प्रणाम। सबसे पहले जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर के पूरे परिवार का मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि आपने इस संवाद श्रृंखला में मुझे पर्यावरण विषय पर अपनी बात साझा करने का अवसर दिया और पूरे साहित्य अकादमी परिवार और प्रवक्ता श्रीमान विनोद बिश्नोई जी ने जिस तरह से शब्द रूपी भाव जो मोती है उनको भाव रूपी धागे में पिरोकर और ये जो कविता रूपी माला के माध्यम से मेरा स्वागत सम्मान सत्कार किया है, इसके भाव बड़े गहरे हैं और मैं हृदय से आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। जिस सम्मान को और जिस पर्यावरण संरक्षण के कार्य की पहचान को लेकर बात हो रही थी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। दरअसल ये उन सब पर्यावरण प्रेमियों का सम्मान है जिनके दिल में पेड़ के प्रति, पर्यावरण के प्रति और उसके संरक्षण के प्रति विचार भाव हैं। और इस नाते हम सब जो कि इस सरोकार से जुड़े हुए हैं, इन चीजों को लेकर के संजीदगी रखते हैं, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी भी इस सम्मान के बाद में बड़ी हो गई है, क्योंकि अब दुनिया हमारी तरफ अधिक उम्मीद से देखेगी। ये जो मुहिम है पारिवारिक वानिकी की, ये दरअसल मुहिम एक छोटे से कतरे से दरिया इसीलिए बन पाई क्योंकि इस मुहिम को लाखों लाख परिवारों का साथ मिला और वो हमारे ही परिवार हैं। तो श्याम सुंदर इस दरिया का एक अंश है और ये दरिया हम सब हैं और हम सब अंश अंश मिलकर ही ये दरिया बने हैं। इसीलिए ये सबका सम्मान है और इस दरिया को ये सम्मान समर्पित है, इस धरती माँ को समर्पित है और इस धरती माँ के संरक्षण में जुड़ी हुई हमारी जो किसान कौम है उसी को समर्पित है। जहां तक आज के विषय की बात है, गुरु जाम्बो जी का हरित संदेश, तो ये विषय इतना इतना व्यापक है, इतना जरूरी है कि इसे शब्दों में समेटे तो कहाँ से शुरू करें और किस प्रकार से करें, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि उन्होंने जो संदेश दिया वो न केवल एक समुदाय विशेष के लिए है, न केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए है और न ही एक समय विशेष के लिए था। उनका संदेश समूची पृथ्वी के लिए और एक कालजयी संदेश है जो समय स्थान की सीमाओं से परे है। और आज इस बात की जरूरत सबसे ज्यादा है क्योंकि वर्तमान के जिस डरावने दौर में हम सब लोग जी रहे हैं, जो सेकंड वेव कोरोना की हम फेस कर रहे हैं, उसमें पर्यावरण की क्या महत्ता है वो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से अब लोगों के समझ में आने लग गई है। और अब हम जैसे लोग जो लगातार लगे हुए हैं गुरु जाम्बो जी के संदेश को लेकर के समाज में कार्य कर रहे हैं, हमारी बात को भी अब ज्यादा सीरियसली लोग सुन रहे हैं, ये मेरे ख्याल में हम सब लोग महसूस करते हैं। आज से 500 साढ़े 500 साल पहले हमारे इस उत्तर पश्चिमी राजस्थान में दो बड़े महान विचारक हुए, गुरु जाम्बो जी और गुरु जसनाथ जी। लगभग समकालीन थे और इन्होंने जो पर्यावरण के विषय में बात कही वो काफी बातें आपस में सिमिलर है। तो वो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो बड़ी शानदार अंडरस्टैंडिंग है और आज उससे रिकनेक्ट होने की हम सब लोगों को जरूरत है। हम लोगों को विशेषकर जरूरत है क्योंकि हम जो है वो
ध्वजवाहक हैं उनके, क्योंकि हमारे भीतर आनुवांशिक रूप से पारिवारिक परंपराओं के जरिए वो विचार समाहित हैं। तो हम उनको न केवल बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, वरन ज्यादा प्रभावी तरीके से और लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर हम गुरु जाम्बो जी के पर्यावरण विषयक संदेश की बात करें, तो मेरी जो थोड़ी-सी एक समझ है, उसके हिसाब से मैं इसे 3 तरीके से अ, देखता हूँ। एक तो पेड़ को लेकर के और वो बेसिकली हमें क्या कहना, क्या सिखाना चाहते थे। दूसरा जो जंतु है, जीव है, उनको लेकर के, और तीसरा इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन को वो किस रूप में देखते थे। हालाँकि हमारी जो जाम्बानी साहित्य अकादमी है, इससे जुड़े हुए सभी लोग पिछले बहुत सालों से जिस तरह से साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, और पुराने हमारे जो संत हुए हैं, उनके भी बहुत सारे जो उनकी जो लेखनी है, रचनाएँ हैं, उनके इंटरप्रिटेशन को लेकर के जिस तरह से बात हुई है, तो उसमें एक बहुत विशद और एक समृद्ध साहित्य हमारे पास में है। क्योंकि मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मैं पर्यावरण जो 15-17 साल में मैंने हाथ से काम करके और इसको जी करके और जो समझा है, तो उसकी एक जो अंडरस्टैंडिंग गुरु जाम्बो जी के संदर्भ में मेरी बनी है, तो मैं सीधे-सीधे उसी विषय के ऊपर अपनी बात रखूँगा। खेजड़ली का बलिदान, उसकी चर्चा जो है वो उसके बारे में हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो क्या पूरी दुनिया ही उस बलिदान के बारे में जानती है। उसमें जो पेड़ था खेजड़ी का, आज आप देखिए कि मैं गंगानगर जिले से आता हूँ। हमारे गंगानगर जिले में जब 60-70 साल पहले पानी लगा, उससे पहले हमारे यहाँ पे बुजुर्ग कहते हैं बहुत खेजड़ियाँ हुआ करती थी। जैसे-जैसे पानी लगा, हम लोगों के पास में थोड़ा पैसा आया, और उस पैसे ने खेजड़ी के प्रति हमारी जो समझ थी उसको दूषित कर दिया। उसका परिणाम ये निकला कि खेजड़ियाँ कटने लगी, और उसके बाद में जब हमारे यहाँ नहरें थी, नहरों के किनारे शीशम लगी, जिसको टाली बोलते हैं स्थानीय भाषा में। तो जब वो शीशम लगी, तो वो नहर की सीपेजिंग की वजह से उसको खूब पानी मिला, वो पानीदार पेड़ है, और शानदार बड़े-बड़े शीशम के पेड़ हुए। तो वन विभाग और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी ये सोचा कि इस तरह के पेड़ हम अगर किसानों के खेतों में भी लगा दें, तो किसानों की इनकम हो जाएगी, और क्योंकि इसकी टिम्बर वैल्यू काफ़ी अधिक होती है। तो खेजड़ी जो शीशम है वो बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ खेजड़ी काट चुके थे। तो बड़े पैमाने पे लोगों ने खेतों की मेड़ के ऊपर शीशम लगाई। पर वो एक चीज़ की तरफ ध्यान नहीं गया वन विभाग और कृषि विभाग का, कि जो नहर के किनारे शीशम लगी हुई है, उन शीशम के पेड़ों को तो कांस्टेंट पानी मिलता है। खेत में तो 15 दिन में, 20 दिन में पानी आता है, और वो जो खाड़े में पानी आता है, वो जल्दी ही सूख जाता है। फिर जो शीशम की जड़ है, उसका अपना एक बिहेवियर होता है, वो पानी के साथ में बहती है। तो किसानों ने अपने जो खेत के अंदर छोटा खाला होता है, जिसको स्थानीय भाषा में आड़ बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने शीशम के पेड़ लगाए, और जब वो हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन होती है, तो जब वो नक्का खोलते हैं, तो नक्का खोलने पे जो पानी बहता है उसके साथ-साथ ही उसकी जड़ें बहती है। तो एक तो वो ट्रैक्टर के हलों में आने लग गई, तो उससे किसानों को नुकसान हुआ कि जब वो कल्टीवेट खेत को करते हैं, तो वो उनके हल टेढ़े हो जाते हैं। दूसरा ये कि वो जो सॉइल सरफेस है, उसकी नमी और उसका जो पोषक तत्व है, मॉइस्चर और जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है, दोनों को एब्ज़ॉर्ब करने लग गई। तो बहुत दूर तक 10-10, 20 फीट, 30-30 फीट तक शीशम के आसपास में फसल नहीं होती। इस बात से किसान दुखी थे, कोई अल्टरनेट उनको मिला नहीं। आज से 5, 7, 10 साल पहले जेसीबी जैसे इंट्रोड्यूस हुई, तो किसानों के पास में बहुत तेजी से कम समय में शीशम को अप्रूट करने का एक विकल्प मिल गया, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पूरे के पूरे खेत है वो नंगे हो गए। आज हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में लोगों ने बड़े पैमाने पे शीशम हटा दी, और कंप्यूटर जो करा हुआ आता है, जिससे लेवल करते हैं जमीन को, उसकी पहली वो शर्त ये है कि भी आपके खेत में कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, ताकि लेवलिंग अच्छे से हो जाए। तो वो पेड़ पूरी तरह से बहुत एकदम से काट दिए गए। खेजड़ियाँ हमने पहले ही काट दी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि आप ये देखिए कि कल ही मैं एक समाचार पढ़ रहा था, उसमें ये था कि गंगानगर कोई दुनिया का दूसरा या तीसरे नंबर का सबसे गर्म जिला है। तो ये नहरों की नगरी कहते हैं गंगानगर को, और दूसरी तरफ इतना ज़्यादा टेम्परेचर। तो ये इसलिए आया कि जो खेजड़ली के बलिदान के साथ में जो संदेश था, अब गंगानगर में भी जो 90% लोग वही हैं, और उधर से माइग्रेट होकर के आए जब पानी लगा, तब बीकानेर और दूसरे जिलों से। तो ये जो
जो खेजड़ली का बहुत बड़ा संदेश था हमारे पूर्वजों का, उस संदेश को उस रूप में समझ नहीं पाए, उसकी कदर नहीं कर पाए। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ। तो वास्तव में हम अगर देखें तो पेड़ के संदर्भ में जो गुरु जाम्बो जी की समझ थी, वो समझ ये थी कि जो हमारे देशज पेड़ हैं, हमारे यहाँ खेजड़ी को हमारे राजस्थान की तुलसी कहा जाता है। हमारी दादी नानी उसकी पूजा करती रही है। तो जो देशज पेड़ों को लेकर के उनकी समझ थी, वो समझ इतनी शानदार थी कि आज इस क्लाइमेट चेंज के दौर में अब जो इकोलॉजिस्ट हैं, वो इकोलॉजिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि आपको अगर अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, तो आपको हर हाल में अपनी जो देशज प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण करना होगा, उनका रोपण करना होगा। तो जो बात आज बड़े-बड़े साइंटिस्ट बड़ी-बड़ी रिसर्च करने के बाद में जो बात कह रही हैं, उस बात को उन्होंने उस जमाने में रटा दिया था, समझा दिया था और वो समझ इतनी गहरी थी कि लोग कट गए। आज आप देखिए कि हम लोग 2 घंटे धूप में खड़े नहीं हो सकते किसी इस तरह के सेल्फलेस कॉज के लिए, मोटिव के लिए और वो लोग कट गए, एक नहीं, सैकड़ों लोग कट गए। तो ये देखिए कि वो उस समझ के मायने क्या थे। तो आज के संदर्भ में अगर हम बात करें गुरु जाम्बो जी के संदेश की और जो हमारे पूर्वज थे, जो उनके इस संदेश को लेकर के आगे बढ़े और अपने जीवन तक को न्योछावर कर दिया, तो पेड़ के संदर्भ में वो ये कहती है कि हम हमारे देशज पेड़ों से जुड़ें। हमारी खेजड़ी, हमारा कंकेड़ा, हमारा जाड़, हमारा रोहिड़ा, हमारी सेवण, बूर, धामण। पुराने समय में हमारे यहाँ पे तालाब में पानी जब बदबू मारने लगता था, तो बूर के 2 पौधे उखाड़ करके घास के उसमें डाल देते थे, बदबू समाप्त हो जाती थी। कुछ साल पहले या कहूँ तो 1-2 दशक पहले एक नई अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में आई। वो अंडरस्टैंडिंग ये आई कि हमारे यहाँ पे बोतल बंद पानी इंट्रोड्यूस हुआ और हमारे घरों में जो है वो आरओ प्लांट इंट्रोड्यूस हुआ, फिल्टर प्लांट पानी का। आज आप ये देखिए कि हम लोग आज से 15 साल पहले जब सड़क किनारे कहीं ट्रैवल करते थे और रुकते थे, तो हम फ्रीक्वेंटली ढाबे के ऊपर रखे हुए मटके का पानी पी लेते थे। आज उस मटके के पानी से हम हाथ नहीं धोते। आज से 20 साल पहले हमारे छोटे शहरों, कस्बों में एक कोई बूढ़ी माई या बूढ़ा बाबा एक सरकंडे की झोंपड़ी में बैठा होता था, जिसे हम प्याऊ कहते थे। वो हमें पानी पिलाता था और हम 1, 2, 5 रुपए जो हमारे पास खुले होते थे, अपने कंट्रीब्यूशन के तौर पे दे देते थे। अब वो प्याऊ कहाँ चली गई? हमारी प्याऊ है क्योंकि हमें हमारे हाथ में बाजार को बोतल पकड़वानी थी, इसलिए हमारी प्याऊ है उनको बदनाम कर दिया गया, हमारे मटकों को बदनाम कर दिया गया, हमारे घर में आरओ आना था, इसलिए हमारे जो तालाब हैं, हमारे तालाबों को दूषित कर दिया गया और उस हमारी कमजोर पड़ती समझ का परिणाम ये हुआ कि मनरेगा योजना जैसे क्रियान्वित हुई, उसके बाद में डेजर्ट का अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो हमारे जो कच्चे जोहड़ थे, वो कच्चे जोहड़ हमारा जो स्थानीय पर्यावरण है और स्थानीय जो हमारी इकोलॉजी है, उस इकोलॉजी को हमारे कच्चे जोहड़ उसको बहुत ही शानदार तरीके से सहेज कर रखते थे। पर हुआ ये कि मनरेगा में जोहड़ पक्के करने के काम के नाम पर हमने बरसों बरस से बने हुए हमारे उस पुराने जोहड़ के सिस्टम को नष्ट कर दिया। वो वो नष्ट इसलिए हुआ क्योंकि जो गुरु जाम्बो जी की जो गंभीरता थी, उनके पर्यावरणीय शिक्षा की जो गंभीरता थी, उस गंभीरता को माफ कीजिएगा हमने कहीं न कहीं हल्का कर दिया। उस हल्का करने की वजह से गाँव ने गाँव के रूप में जीना छोड़ दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो तकनीकी अभियंता उसको तकनीक की समझ हो सकती है कि कोई पीएचईडी का या पीडब्ल्यूडी का कोई अभियंता आए और बताए कि इतनी ईंट लगेगी, सीमेंट लगेगा, ये इस तरह से होगा, उसको उस विषय की समझ हो सकती है। पर हमारा पुराना जोहड़ है, वो हमारी इकोलॉजी का कितना आवश्यक अंग है, उसकी समझ तो उस गाँव के किसान को होगी, भले ही वो अनपढ़ हो। और वो समझ हमारे साथ में परंपरा से हमारे साथ में थी, पर हमने उस समझ को कमजोर कर दिया। उस समझ को कमजोर करने का जो दुष्परिणाम हुआ, वो ये हुआ कि हमने हमारे उस पारितंत्र को, जो कि जल के साथ में जुड़ा हुआ था, उस पारितंत्र को हमने डिस्टर्ब कर दिया और वो इस कदर डिस्टर्ब हो गया कि वो वापस रिस्टोर नहीं हो सकता। हमने उसकी पूरी संरचना को ही बर्बाद कर दिया। इसी तरह से पेड़ के संदर्भ में आप ये देखिए कि पिछले कुछ सालों में जब से ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, बारानी इलाकों में नई खेजड़ियां उगनी बंद हो गई है। तो जाम्बो जी का जो देशज प्रजाति के पादपों के संदर्भ में संदेश था, चाहे उन्होंने कंकेड़े की बात कही हो, चाहे उन्होंने खेजड़ी के संरक्षण का हमें संदेश और समझ दी हो,
उसकी आज के संदर्भ में पूरे वर्ल्ड वाइड किसी भी इकोलॉजिस्ट से आप बात कर लीजिए, वो इकोलॉजिस्ट आपको ये कहेगा कि आप इकोसिस्टम को रिस्टोर करना चाहते हैं, आप अपनी जड़ को पकड़ो। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पेड़ को लेकर के रिलीजियस वैल्यू है पेड़ की, जैसे पर्टिकुलरली हम अगर बरगद और पीपल की बात करें तो इसी तरह से हमारे यहाँ क्या है कि इकोनॉमिक वैल्यू है। अगर हम शीशम की बात करें या हम जो है आपके सागवान की बात करें, पॉपुलर की बात करें, मेलिया डूबिया की बात करें तो इकोनॉमिक वैल्यू है, किंतु इकोलॉजिकल वैल्यू पेड़ की, इकोलॉजिकल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू दोनों से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेड़ की इकोलॉजिकल वैल्यू में रिलीजियस और इकोनॉमिक वैल्यू इंक्लूडेड है। इस बात को जाम्बो जी की शिक्षाओं से अच्छे से समझा जा सकता है और उनकी शिक्षाओं का अनुकरण करने वाले हमारे पूर्वजों की जीवन शैली से समझा जा सकता है। अब इस चीज को पकड़ने की जरूरत है। दुर्भाग्य ये हुआ कि हम लोग उस चीज को उस रूप में कंटिन्यू कर नहीं पाए। आज जब राजस्थान के रेगिस्तानी गांव में लोग ये कहते हैं कि हम बड़ और पीपल ज्यादा लगाएं, मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करता हूं कि हमारा बड़ और पीपल जाड़ खेजड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पानी तो पीने का नहीं है, ये बहुत अच्छे पेड़ है बड़ पीपल, पर हमारी पारिस्थितिकी अलग है। तो हमें समझना होगा हमारी पारिस्थितिकी को। कल ही वन विभाग के तारानगर से एक कर्मचारी मेरे पास में आए, तो उन्होंने तस्वीर दिखाई तो उसमें बहुत शानदार नीम और शीशम खड़ी थी, तो बोले साहब ये देखो कि आपके गंगानगर जिले में जिस तरह की शीशम होती है वैसी शीशम हमने तारानगर में तैयार कर रखी है। तो मैंने कहा कितने साल की? तो उन्होंने कहा 8-10 साल की। पानी की क्या स्थिति है? तो बोले साहब कंटिन्यू पानी देते हैं। तब मैंने कहा मेरे भाई आपकी धरती में पानी कितना गहरा है, और जिन आप नहरों की बात करते हो ये हमारे पूर्वजों के हाथों से खोदी हुई नहरें हैं, ये कोई दरिया नहीं है। ये आज खोदी है कल सूख जाएगी। आप इसकी जगह कंकेड़ा, खेजड़ा, जाड़ लगा देते तो 1 साल बाद पानी देने की जरूरत नहीं होती, उतने सघन होते और इनकी सैकड़ों हजारों साल की लाइफ होती है। शीशम को जिस दिन पानी देना बंद कर दोगे वो जमीन पे आ जाएगी 2 साल में। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग, इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आज इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। तो सबसे बड़ा तो जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूं गुरु जाम्बो जी और गुरु जसनाथ जी के विचारों को, वो ये कि उन्होंने अपने अनुयायियों को ये संदेश दिया कि जड़ को पकड़ो, अपने स्थानीय पर्यावरण को समझो और उसमें अपनी भूमिका है उसको तलाशो और एक्ट करो। आज हमें उसको वापस से पकड़ने की जरूरत है। नहरी इलाकों में हमें एक महाअभियान की जरूरत है खेजड़ी के। इसी तरह से हमारे बारानी इलाके उसमें पुरानी खेजड़ियां हैं वो मर रही है, पर्टिकुलरली जहां जहां पे ट्यूबवेल लगे और उसके बाद में मूंगफली बीजी गई तो जो व्हाइट ग्रब जो होती है, गोजालट जिसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं, उसने जड़ों को खाना शुरू कर दिया, हमारी खेजड़ियां सूखने लग गई है। दूसरा, इसके अलावा आप देखिए कि जैसे ही हमने ट्रैक्टर से कल्टीवेशन शुरू किया तो पहले ऊंट और बैल से जब जुताई होती थी तो टाल देते थे और खेजड़ी है वो अपने आप धीरे धीरे खड़ी हो जाती थी। अब जब हम हैरो चलाते हैं उसमें ट्रैक्टर के ऊपर तो पहली बात तो दिखती नहीं खेजड़ी, अगर दिख भी गई तो उसको टालना संभव नहीं होता। तो अब हमें इस बात को समझना और समझाना होगा कि हम बीच में कतार में लगा दें। पहले जैसे बारानी खेतों में अपने आप बेतरतीब तरीके से खेजड़ी उगती थी, वैसे ट्रैक्टर कल्टीवेशन में संभव नहीं है, तो हम कतार में लगा दें, बीच में पर्याप्त उनकी स्पेसिंग करते हुए, या हम बिल्कुल साइड में चारों तरफ लगा दें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम खेजड़ी भी लगा पाएंगे और साथ ही साथ में हम हमारा कल्टीवेशन है उसको भी कर पाएंगे। इसी तरीके से हम अगर बात करें हिरण की रक्षा की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि हमें हिरण की इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा। हिरण की जो बाइट होती है उसका प्रेशर कम होता है, इस कारण वो जो भी पशु या पक्षी होते हैं उनकी अपनी एक डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट सहज प्रवृत्ति के जरिए उनको प्रकृति प्रदत्त होती है, वो हमारे पास में नहीं होती है। क्योंकि हम लोग हैं, अब जैसे हम घर में जब पैदा हुए उसके बाद हमने हमारी माँ को, सिस्टर को रोटी बनाते देखा सभी ने, पर हमें अगर किसी ने पहले दिन कह दिया रोटी बनाओ तो हम रोटी नहीं बना पाए, बहुत दिनों तक प्रयास करने के बाद बना पाई, क्योंकि इंसान में सहज प्रवृत्ति नहीं होती। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक गांव में बारात जानी थी और उस बारात में ये शर्त रख दी गई कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं जाएगा। एक बाप और बेटा ऐसे थे कि उनमें आपस में इतना प्रेम था कि एक दूसरे का चेहरा देख करके वो रोटी खाते थे। तो बारात पहले ऊंटों पे बारात जाती थी, आने जाने में ठहरने में कई दिन पखवाड़ा या ज्यादा समय लग जाता था। तो बाप बेटे ने ये तय किया कि ये तो गड़बड़ होगी, अब इतने दिनों तक एक दूसरे का अपन चेहरा नहीं देख पाएंगे, दोनों को भूखा रहना पड़ेगा, तो पार कैसे पड़ेगी।
तो ये तय हुआ कि ऊंट के ऊपर छाती होती है, एक स्थानीय भाषा का शब्द है, उसका हिंदी है तो मुझे भी नहीं पता कि छाती को क्या कहते हैं, और शायद हिंदी कोई शब्द होगा भी नहीं, तो हम सब समझते हैं छाती को। तो वो छाती होती है, तो उन्होंने क्या किया कि छाती में एक तरफ तो पानी की भर करके और लोटड़ी डाल दी, जो पानी का एक बर्तन होता है मिट्टी का बना हुआ, हम सब जानते हैं लोटड़ी को, हालांकि आजकल लोटड़ी भी दुर्लभ हो गई है। तो एक तरफ तो लोटड़ी डाल दी, दूसरी तरफ वो पिताजी बैठ गए, कि उन्होंने कहा एक तरफ अगर मैं बैठूंगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो लोटड़ी डाल दे, कोई शक करेगा तो ये कह देना कि पानी की लोटड़ी है, तो डाल दी, वो चल पड़े। अब रास्ते में साहब आंधी तूफान आ गया, गर्मी का मौसम था, और वो जो उनके जो निशान थे ऊंट के कतार के पैरों के, वो निशान मिट गए और वो रास्ता भूल गए। अब रास्ता भूल गए तो सारे चिंतित हो गए, कह रहे हैं क्या। तब एक व्यक्ति ने ये कहा कि अगर हमारे पास में कोई बुजुर्ग होता तो आज वो हमें मरने नहीं देता, हमें रास्ता दिखा देता। तो वो जो उस बुजुर्ग का बेटा था वो धीरे से बोला कि बुजुर्ग तो मेरे पास है। बोले कहाँ है, कि छाती में है। तो उन्होंने कहा छाती में खेख रहा है, दबा दब 12 काट। तो उन्होंने बाहर निकाला। अब बाहर निकालते बुजुर्ग ने कहा कि पहले तो ये सब लोटड़ियां लेकर के अपने होंठ गीले कर लो। तो सब प्यासे मर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि अपने इस पूरे झुंड में आप कोई ऐसी ऊंटनी देखो जिसको अपन सांड बोलते हैं, भी जो रिसेंटली डिलीवर्ड हुई हो, अभी अभी जो ताजा जिसने बच्चे को जन्म दिया हो। तो बोले उसका जी क्या रोल, कि उसको आगे ही आगे कर दो। तो बा आपके टोडिये की हरक्के में सागी पगा गांव बाढ़ दे सियापन। तो ये है जानवर की बेसिक इंस्टिंक्ट, सहज प्रवृत्ति। अब उसके पास कोई ऊंटनी के पास कोई कंपस नहीं था कि उससे वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा ज्ञान करके, या उसके पास गूगल मैप नहीं था कि गूगल आंटी उसको बता दे कि 100 मीटर के ऊपर लेफ्ट टर्न लेना है या राइट लेना है। पर उसके पास में एक समझ थी, तो उन्होंने ये कहा कि बिन आगे आगे कर दो, बात तोड़िए की हरक हूं, यानी अपने बच्चे का जो मोह है उसमें वो अपने को वापस गांव ले जाएगी और अपन बच जाएंगे। तो ये जो बेसिक यहाँ इस कहानी में जो दो इशारे हैं, एक इशारा तो है बेसिक इंस्टिंक्ट जीवों की, और दूसरा इशारा है कि अनुभव रूपी शिक्षा। ये दो चीज हैं। तो आज जो हम हिरण की भूमिका की बात करें, तो हिरण जब खेजड़ी के खोखे खाता है तो वो चुनिंदा खेजड़ी के खोखे खाता है, क्योंकि उसके पास बेसिक इंस्टिंक्ट है। वो बेसिक इंस्टिंक्ट आदमी के पास में नहीं है। तो हिरण की बाइट का प्रेशर कम होता है। बाइट का प्रेशर कम होने की वजह से वो जब खोखे खाता है तो अधिकतर बीज बिना टूटे वो एक्सक्रीट कर देता है, उसके मल के साथ में बाहर आ जाते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हिरण की बाइट का प्रेशर कम होता है, वैसा ही बाइट का प्रेशर कम है वो भेड़ और बकरी का भी होता है। जी बिल्कुल होता है। किंतु भेड़ और बकरी जो है वो फ्री एनिमल नहीं है, वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। तो डोमेस्टिकेशन के कारण उनका फ्री मूवमेंट नहीं होता। मेरे पास में भेड़ या बकरी है तो वो उतनी दूर जाएगी जितनी दूर मैं चाहूंगा, किंतु हिरण है वो आजाद है। इसलिए वो चुनिंदा अच्छी खेजड़ी के खोखे खाता है, और वो बाद में एक बहुत बड़ा प्लांटर है। इसलिए जहां जहां हिरणों के ज्यादा झुंड है वहां वहां आपको इवोल्यूशन मिलेगा। खेजड़ी में सुनता है कि खेजड़ी मिलेगी, कम कांटे मिलेंगे, उसकी सांगरी लंबी होगी, उनका जो है स्वाद है वो भी ज्यादा अच्छा होगा। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमारी इकोलॉजी में हिरण का कितना बड़ा रोल है, कितनी बड़ी भूमिका है, और हिरण को बचा करके सच में हम कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये अगेन जीव के संदर्भ में भी जो गुरु जाम्बू जी का संदेश है, पादप के साथ साथ में जंतु के संदर्भ में, वो भी हमें हमारी जड़ों से जोड़ने की बात कहता है। अब इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग, हम इन दोनों का जो इंटरकनेक्शन है, उस इंटरकनेक्शन को हम हमारे जीवन में कैसे उतारें, आज के समय में ये बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को मेरी कहानी का जो मुख्य पात्र है बुजुर्ग, उनके साथ में जोड़ करके, और मैं आपको मेरे जो भाव है वो बताना चाहूंगा। दरअसल हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारा लिविंग एनसाइक्लोपीडिया है, चलती फिरती वो एक लाइब्रेरी है। क्योंकि 60 70 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके पास में जीवन के बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, वो हमारी धरोहर है। पर पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि तकनीक के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं। तकनीक के वशीभूत हो करके और हम लोगों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा है वो मोबाइल और टीवी के हवाले कर दिया। उसका नुकसान ये हुआ, साथ ही साथ बाजार ने क्या किया कि हमारा जो परिवार था वो पहले एक उत्पादक इकाई था। बाजार ने हमें संदेश दिया कि छोड़ो उत्पादन को, तो बोले सिर्फ उपभोग इकाई बनो। इसलिए हमारे यहाँ जो शिक्षा कहते भी हैं, परिवार पहली पाठशाला और माँ पहली शिक्षक होती है। किंतु आप देखिए कि अब हमारे सारों के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। सारी बर्डन हम ये चाहते हैं कि स्कूल का जो
टीचर है या स्कूल है वो हमारी बच्चों की सारी जो बर्डन है उसको बियर करे। और इवन कि लोग जाकर के कह देते हैं कि आपको फीस किस लिए दे रहे हैं, हमारा बच्चा ये नहीं जानता। इवन कई बार तो ये ऐसे एक्सपीरियंस टीचर शेयर करते हैं कि घर में बच्चा कहना नहीं मानता पेरेंट का, जल्दी नहीं उठता, और वो टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा है, और ये जो हमारा बच्चा ये टाइम पे रोटी नहीं खाता, चॉकलेट ज्यादा खाता है। चॉकलेट ज्यादा खाता है तो टीचर के पास क्या है, वो माँ शिकायत कर रही है। तो ये क्या हुआ कि बाजार ने हमें सिखा दिया कि फैमिली जो है उसको रोल बैक करना है। तो आज फैमिली ने जैसे ही प्रोडक्शन यूनिट के रूप में रोल बैक किया, तो एजुकेशन का प्रोडक्शन बंद हो गया फैमिली में, जिसको अपन हमारी भाषा में बोलते हैं संस्कार। वो तो हम आज संस्कार यूट्यूब से ले रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा बच्चा स्कूल से संस्कार ले आए, तो वो प्रोडक्शन बंद हो गया। इसी तरह हमारे बुजुर्ग है वो डेरिया काटते थे, सूत बनाते थे, वो हमारा प्रोडक्शन बंद हो गया। तो जब बाजार ने मॉडिफाई कर दी भूमिका को, तो हमारे बुजुर्ग है वो हमारे घर से निकल करके और हमारे गांव के चौगान में आ गए, जिसको ग्वाड़ बोलते हैं। और उस चौगान में दिन में बुजुर्ग जिन जूट के कट्टों के ऊपर बैठ करके और ताश खेलते हैं, रात में उन जूट के टुकड़ों के ऊपर कुत्ते सोते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे बुजुर्ग की भूमिका क्या हो गई। तो उसमें हमारा भी रोल है, बाजार का भी रोल है, बुजुर्गों का भी रोल है। अब जो बुजुर्ग दिन भर ताश खेलेगा, रात में उसके ऊपर कुत्ते बैठेंगे, तो सोचिए कि उस बुजुर्ग का स्थान क्या है। और उस बुजुर्ग में जब उसका एक प्रोडक्टिव रोल खत्म हो गया, तो प्रोडक्टिव रोल खत्म होते ही वो कंट्रीब्यूट करना बंद कर देता है। आप यकीन मानिए, मैंने एक चीज अनुभव की है, मेरा जीवन का ज्यादा मेरे 42 ईयर में अभी मैं एंटर हुआ हूं, तो वैसे लाइफ का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर कुछ छोटी छोटी चीजें जो मुझे कई बार यूं नींद में जगा देती है, और मुझे लगता है कि अरे ये चीज ऐसी है। उसमें से एक चीज ये है कि हमारी जो समझ है, हम अगर दुनिया में 100% लोगों को मोटा वर्गीकरण करें, तो 85% लोग ऐसे हैं जो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि कंज्यूमर हैं। मतलब इस रूप में है कि रोज तत्ता कमाना और तत्ता खाना, इस तरह के लोग हैं। उसके बाद में जो रिमेनिंग 15% में से 14.99% जो लोग हैं वो सीकर्स हैं, जिनमें हम जैसे लोग हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लें, फिर अच्छी जॉब लग जाए, फिर हमारी अच्छी शादी हो जाए, हमारे पास में अच्छे पैसे आ जाएं, हमारी एक अच्छी पोस्टिंग प्लेस हमें मिल जाए, हमारे बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ लिख जाएं। तो यानी कि हमारी जो डिमांड है वो कभी खत्म नहीं होती, हम सीकर्स हैं, मांगने वाले, हमारी चाह रहती रहती है। 0.01% जो लोग होते हैं वो होते हैं डूअर्स, जिन्हें हम जाम्बो जी, जसना जी, बाबा नानक, कबीर, गांधी इस रूप में, विवेकानंद इस रूप में जानते हैं। तो मैंने एक दिन एक चीज महसूस की कि हमारी ये जो एक्सपेक्टेशन रहती है कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। अब इस मिलने की प्रक्रिया में एक बड़ी गलती है, एक बड़ी खामी है। वो खामी ये है कि मिलने की प्रक्रिया में हम छोटे होते चले जाते हैं, सिकुड़ते चले जाते हैं। इसकी बजाय हम अगर डूअर्स बन जाए या कॉन्ट्रीब्यूटर्स बन जाए, हम ये सोच लें कि हमें देना है। जैसे ही हम जिस पल ये सोच लें कि मैं और क्या दे सकता हूं, मैं हम जिस भी पोजीशन में, जिस भी समय, जिस भी स्थान पे खड़े हुए हों, वहां हम ये सोचेंगे अच्छा यहां मैं क्या दे सकता हूं, यहां मैं क्या कर सकता हूं। जैसे ही हम ये सोचेंगे उसी समय हम सच में एम्पावर होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देता कौन है, जो सक्षम हो, और लेता कौन है, जिसको जरूरत हो, जो कम सक्षम हो। तो जैसे ही हम ये सोचें कि मैं क्या दे सकता हूं, उसी समय सेकंड थॉट आएगा कि मैं ये दे सकता हूं, ये दे सकता हूं। थर्ड थॉट ये आएगा कि मैं कैसे दे सकता हूं। फिर चौथा थॉट ये आएगा कि मैं ऐसे ऐसे और ऐसे दे सकता हूं। तो जैसे ये हमारे मन में आएगा, हमारे अंदर क्या होगा, हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारी जो साइकोलॉजी है, उसमें क्या होगा कि तुरंत हमारा जो है ना, जैसे ये होता है ना कि जो सबमर्सिबल मोटर ऊपर पानी फेंकती है तो नीचे से पानी को सक करने लग जाती है तुरंत। तो वैसे क्या है कि जैसे कंट्रीब्यूशन में हम जैसे कुछ निकालेंगे तो तुरंत नया प्रोडक्शन चालू हो जाएगा ब्रेन में। और जैसे नया प्रोडक्शन चालू होगा तो हम 2 चीज, 4 चीज, 5 चीज, नई नई चीज एड ऑन होती चली जाएगी। तो ये जो डूअर्स का रोल है, हमारे बुजुर्ग जो ताश खेलते हैं, उससे एक बड़ी गड़बड़ ये हो गई कि उनका जो डूअर्स का रोल है वो रोल खत्म हो गया, कंट्रीब्यूटर्स का रोल खत्म हो गया। तो इस कारण हमारे बुजुर्ग है उनकी भूमिका सिकुड़ गई। उस भूमिका के सिकुड़ने की वजह से उनका आत्मसम्मान कम हो गया, उनकी उपादेयता कम हो गई। जैसे जैसे उनकी उपादेयता कम हुई, वैसे वैसे हम हमारी पर्यावरण की परंपरागत देशज समझ से करते चले गए। और जैसे जैसे करते चले गए, उस दुनिया में कभी भी वैक्यूम नहीं रहता है, सोसाइटी में कभी वैक्यूम नहीं रहता।
जहां भी वैक्यूम क्रिएट होगा इमीडिएट वो रिफिल हो जाएगा। तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ वो खराब चीजों से रिफिल होता चला गया और धीरे 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 समाज में खराबा बढ़ता चला गया। तो जो मेरी कहानी के दूसरे पात्र थे उसमें वो बुजुर्ग व्यक्ति, उस लड़के के पिता, तो उन्होंने जिस तरह से रास्ता दिखाया वो रास्ता हमारा हर बुजुर्ग दिखा सकता है, बशर्ते हमारा बुजुर्ग सबसे पहले ये सोचे कि मेरे जीवन का अब जो बचा हुआ हिस्सा है, 50-55 साल का गांव का व्यक्ति है, वो फिजिकली रिटायर हो जाता है क्योंकि वो खेत का काम नहीं कर सकता। उसके बाद में उसके पास में ताश ही बचती है। तो उस ताश की बजाय वो अपने ओरण गोचर को पकड़े, उनमें वो कंट्रीब्यूशन करे। एक बड़ा खराबा ये आ गया कि पिछले कुछ सालों में एक तो धर्म का बहुत खूबसूरत पक्ष होता है, आध्यात्मिक पक्ष, जिसको लेकर के अब हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। एक उसका जो पक्ष होता है वो होता है उसका एक सत्तात्मक पक्ष, जिसका एक हिस्सा बाजार है। उस पक्ष ने गांव-गांव के अंदर महंगी कथाओं का आयोजन चालू करवा दिया। ये जो महाराज आते हैं 20 लाख की कथा, 25 लाख की कथा, कोई महाराज ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि जिस पल्लर से दाने ढकते हो वो पल्लर ला के बिछा लो भाई, 2 घंटे काम का जोड़ खोदेंगे, 2 घंटे जो स्थानीय वनस्पति है उसमें पानी डालेंगे और गर्मी के 2 घंटे पेड़ की छांव में बैठ करके और कथा करेंगे। और कथाओं का पूरा मेन्यू होता है, पूरा साउंड सिस्टम होता है। तो ये सारी, क्योंकि वो जो बाहरी भव्यता है, वो बाहरी भव्यता है, वो चमक दमक है, वो हमें बावला बनाए रखती है। जबकि जो धर्म का आध्यात्मिक पक्ष है वो हमेशा ये कहता है कि अंदर देखो, अंदर देखो, क्यों अंदर देखते ही हमें अपनी कमी पता लगेगी और इमीडिएट सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अंदर देखेंगे तभी, जो मैंने अभी अभी बात कही है कि कंट्रीब्यूटर कैसे बने, तो कंट्रीब्यूटर वही आदमी बन सकता है जो अंदर देखना चालू कर दे। और हम जो जो बाजारू पक्ष है वो कहता है बाहर देखो, चमक दमक को देखो, क्योंकि अंदर देखोगे तो आपको आपके जीवन का उद्देश्य पकड़ में आ जाएगा। जैसे ही मूल को पकड़ लिया, तो स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा है कि अगर आपने सेंटर को पकड़ लिया है तो आपको कोई शक्ति जो है वो हटा नहीं सकती। ये बात एक कवि ने भी कही है, कबीरदास जी का एक दोहा है, हम सब लोग जानते हैं कि दो पाट चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसी बात को एक कवि हुए शायद नागौर क्षेत्र के, उनका नाम मैं नहीं जानता, वो ठाठन शब्द प्रयोग करते थे। तो उन्होंने कबीरदास जी के इस दोहे के काउंटर में एक दोहा उन्होंने बोला। वो दोहा यूं है कि चलती चक्की देख कर ठाठन दिए ठठाए, जो दाना धूरी लगे कबू न पीसा जाए। यानी धूरी अपन जानते हैं, जो चाकी होती है बीच में कील होती है उसकी धुरी, उस धुरी के पास में जो दाना आ जाए, कितना ही चाकी को हम घुमाते रहे वो पिसा ही नहीं जाएगा। इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने फिलोसॉफिकल अंदाज में कहा कि आप सेंटर को पकड़ो। यही संदेश गुरु जाम्बो जी ने दिया, मूल को पकड़ो। और मूल में उन्होंने हमारा जो देशज पर्यावरण है, क्योंकि उनको समझ थी इस बात की कि ये दोहरा धरती है और इस दोहरा धरती की अपनी क्षमताएं हैं और अपनी कमियां हैं। तो यहाँ के पर्यावरण की जो सही अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने अगर लोगों को पकड़ा दी, लोग उसको लेकर के आगे चलते रहे, तो ये जो धरोहर है, क्योंकि हमारी जो धरती है वो हमारी संपत्ति नहीं है, प्रकृति हमारी संपत्ति नहीं है कि हमें हमारे पिता से मिली और आगे हम उसका उपभोग अपने हिसाब से करें। वो हमारी धरोहर है, हेरिटेज है, जिसे हमें हमारे बच्चों के लिए सही सलामत छोड़ के जाना है। तो इस बात को गुरु जाम्बो जी ने समझा और उन्होंने ये एक हमें सूत्र दिए कि इन सूत्रों से ये लोग अगर पकड़ करके और चलते रहेंगे, सीधे साधे लोग हैं, किसान लोग हैं, ये अगर इन बातों को पकड़ के चलते रहेंगे तो आने वाले इनकी जो पीढ़ियां हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी। पर उन बातों का जो प्रभाव है वो हमने कमजोर कर दिया। हमने कमजोर इसलिए कर दिया क्योंकि उनका जो मर्म है वो बड़ा गहरा है और उसके लिए अंदर झांकना पड़ता है, और बाजार है वो अंदर झांकने का, वो एंटीथेटिकल है। बाजार की जो समझ है वो हमारी लोकल समझ के एंटीथेटिकल है, बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है विपरीत खड़ी है। वो हमें कहती है कि बाहर देखो, आपके पास में 5 जोड़ी जूते होने चाहिए, 50 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, आपका ऐसा ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो वो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल है वो हमारी जो सस्टेनेबल लिविंग है, उस सस्टेनेबल लिविंग क्या कहती है, उसकी सिंपल थ्योरी है, वो ये कहती है कि डूइंग मोर एंड बेटर विद लेस, बढ़िया और बेहतर हम करें, ज्यादा से ज्यादा करें, कम से कम से। और अभी तो क्या, जबकि जो जो लाइफस्टाइल का जो जो स्टेटस कॉन्शियसनेस बाजार ने पैदा की है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि आपके पास में बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें होनी चाहिए, जितना आपके पास में ज्यादा चीज होगी आपका उतना सम्मान बढ़ेगा। जबकि इस बात को हम अगर दुर्खीम से जोड़ के देखें, जो एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एक पोर्टलेज का एक एग्जाम्पल दिया था जब वो ऑस्ट्रेलिया में अरुंटा जनजाति का अध्ययन कर रहे थे, और उन्होंने उस समय किताब लिखी थी 1912 में, रिलीजियस फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्री लाइफ। तो उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया और उन्होंने ये बताया कि अरुंटा जनजाति में एक पोर्टलेज की प्रक्रिया है।
पोर्टलेज यूं होता है कि जो जनजाति में जिस व्यक्ति को अपनी समृद्धि को दिखाना होता है, वो एक भोज का आयोजन करता है और उस भोज के अंदर वो महंगे-महंगे बर्तन है उनको तोड़ता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, ताकि जितने ज्यादा महंगे बर्तन वो तोड़ेगा, उतना ज्यादा ये माना जाएगा कि वो ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा ताकतवर और धनवान व्यक्ति है। जब हम हमारे आयोजनों को देखते हैं शादी विवाह के, तो उन आयोजनों में हम जिस तरह से देखते हैं कि 20-20, 30-30 तरह के हम खाने करते हैं और प्लेट के अंदर हम जितना खाते हैं उससे 4 गुना ज्यादा डालते हैं, फिर वो वेस्ट चला जाता है, तो तब वो पोर्टलेज की याद आ जाती है। इसी तरह से हमारे पास में पड़े-पड़े जूतों के ढेर हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, 2 बार से ज्यादा पहन नहीं पाते, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ होती है। तब मुझे पोर्टलेज की याद आती है कि उस वो लोग जिनके बारे में हम मानते हैं कि उनकी समझ जो थी वो कमतर थी। पोर्टलेज जो अरुणा जनजाति के लोगों की समझ कमतर थी कि वो चीजों को डिस्ट्रॉय करते थे। आज हम अपने आप को तथाकथित बहुत विद्वान, टेक्नो सेवी और इस डिजिटल एज में जीने वाला मानते हुए भी उस समझ के साथ में जुड़े हुए से प्रतीत होते हैं। जाम्बोजी जो है, उनका जो जो थॉट था, उनकी जो शिक्षाएं थी, वो हमें मूल से जोड़ती है और वो बाजार से एंटीथेटिकल है, हम बाजार के प्रभाव में हैं। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकारेंगे, जितना ज्यादा स्वीकारेंगे, उतना ही ज्यादा हम मूल को पकड़ पाएंगे। जितना ज्यादा हम मूल को पकड़ेंगे तो हमारे घर की जो अंडरस्टैंडिंग है, पारिवारिक वानिकी का विचार है, वो विचार भी यही है कि शुरुआत खुद से करो, जैसा गांधी ने भी कहा, परिवर्तन चाहते हो तो खुद को बदल लो। तो हम हमारे घर से शुरुआत करें, हमारे घर का पर्यावरण ठीक करें, क्योंकि जैसे ही हम प्राकृतिक पर्यावरण ठीक करते हैं, हमारे बच्चों में एक अलग तरह की संवेदनशीलता आ जाती है और वो जो संवेदनशीलता होती है, वो उन्हें अपने प्रति जवाबदेह बना देती है। मेरा ये मानना है कि चाहे हम पर्यावरण का विकार करें, चाहे हम जो है वो बाजार में जाते हैं तो गाहे-बगाए कहीं भी हमारी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, चाहे हम कहीं भी थूकते हैं, हम कोई भी इस तरह की क्रिया करते हैं, तो वो एक ही चीज को दिखाती है, वो ये कि हम हमारे एक्ट के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसको जानते ही नहीं है। तो जो जाम्बो जी का पर्यावरणीय संदेश है, वो हमें पर्यावरण के बारे में हमारी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबल एक्ट है, उस रिस्पॉन्सिबल एक्ट को समझाता है। और आज उसी का नतीजा है कि जिन गांवों में जाम्बो जी के अनुयायी रहते हैं, वहां पे शिकारी शिकार करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वहां के लोग हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और उनके पास में कोई हथियार थोड़ी है या कोई 4 हाथ थोड़ी है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, इसलिए एक्ट करते हैं। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए हमें अंदर देखना होगा और अंदर देखने में सबसे बड़े सहायक की भूमिका हमारे बुजुर्ग कर सकते हैं। तो हमारे बुजुर्गों को भी ये समझना होगा और हमें भी उन्हें समझाना होगा कि वो डूअर्स बने। जैसे ही ताश पकड़ते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, 70 साल का, 80 साल का, 50 साल का जो उनके पास में ज्ञान है, वो ज्ञान वेस्ट चला जाता है, जो कि हमारी धरोहर है, हमारे फायदे में काम में आना चाहिए। उसके लिए कोई सरकार कानून नहीं बनाएगी, हमें हमारे जो परिवार की समझ को ठीक करना होगा। पारिवारिक वानिकी का भी मतलब एक तो ये है कि पेड़ हमारे परिवार के हरित सदस्य है, क्योंकि जब हम पेड़ को अपना सदस्य ही मान लेंगे, तो उससे ज्यादा आत्मीयता की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। दूसरा, इसका अर्थ ये है कि हमारी जो देशज वनस्पतियां हैं, जीव जंतु है, वो हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। तो बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव है, तो इनके प्रति भी सम्मान का भाव हमें रखना होगा, इनकी सुरक्षा करनी होगी। अब मैं अगले 4-5 मिनट में मेरी बात को खत्म करूंगा। तो मैं 2-3 खास बात जो निवेदन करना चाहूंगा, इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के फिर मैं क्या कर रहा हूं, उसके ऊपर मैं आता हूं। जो मैं ये पेड़ लगा रहा हूं या लगवा रहा हूं और जो बहन भाई है, बुजुर्ग है, उनको साथ में लाने की जो जद्दोजहद कर रहा हूं, बेसिकली इस जद्दोजहद का जो मकसद है, वो मकसद ये है कि ये आज हम जो सोचते हैं कि हम इस धरती पे आए हैं और हम ये करें, वो करें, उस सब में मुझे ये लगता है कि हमारी जो भूमिका है, बड़ी छोटी-सी एक भूमिका है धरती की एज के सामने, कुछ भी नहीं है हम। तो एक बहुत बड़े ढेर में एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं है, उससे भी छोटे हैं। तो उसमें हम जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट जहाँ भी जिस भी पोज़ीशन में है एनवायरनमेंट को लेकर के कर जाएँ, तो उतना क्या है कि हम इस धरती माँ का अपने हिस्से का कर्जा उतार देंगे। तो ये जो जद्दोजहद है, ये मोटा-मोटी कर्जा उतारने की जद्दोजहद है। तो यही बात मैं अधिक से अधिक निवेदन करता हूँ कि हम इसे इस रूप में समझें कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं धरती के ऊपर। तो इसमें पिछले 15-17 साल में मैं जो काम किया, जो मैंने समझने की कोशिश की जाम्बो जी को, जसनाथ जी को, उसके आधार पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी,
उसमें अब मेरी ये समझ में आ गया कि हमें एक बहुत ज्यादा जोर लगा करके हमारे देशज पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आने की जरूरत है। और इसकी मैं 2 साल से इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा, मेरी जो तड़प है वो ज्यादा तेज हो गई है। तो 2 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था और इस बार मुझे लगा कि इस काम को भी अब हमें उद्घोषणा कर देनी चाहिए बिना किसी संकोच के। तो जब लैंड फॉर लाइफ अवार्ड के लिए विनर डिक्लेयर किया गया हमारी पारिवारिक वानिकी अवधारणा को, तो उसके बाद में गांव से फोन आया कि आप गांव कब आ रहे हो। हमारा गांव बड़ा छोटा सा गांव है और सब लोग आपस में कई तरह की जातियों के लोग हैं, पर सब लोग जो हैं उनकी प्रेम इतना है कि सब सबसे पहले अपने आप को मानते हैं कि वे अंबाला टीके के हैं। तो हमारी पहली आइडेंटिटी ये है और वो बहुत अच्छा प्रेम है गांव में। तो सब लोगों को बड़ी खुशी हुई, तो सब लोगों ने ये कहा कि आप जल्दी से जल्दी गांव आओ। तो जब मैं गांव गया तो साथ में वो विचार रास्ते में मैं पूरी तरह से सोचता ही चला गया कि मुझे अब किस तरह से जो 2 साल से जिस चीज को लेकर के मैं बेचैन हूँ, उस चीज को मुझे किस तरीके से रखना है। मेरे एक मित्र हैं कनाडा में, श्री सुमित हेयर, वो 2 साल से मुझे ये कह रहे थे कि श्याम, मैं आपको थैंक यू कहने के लिए आपके गाँव में कुछ करना चाहता हूँ। तो उनको भी मैं वो, चूँकि उनका ये आग्रह था कि वो मुझे थैंक यू करना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था। मैंने कहा मैं गाँव का बेटा हूँ, आप गाँव को थैंक यू करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो मैं उस चीज़ को पोस्टपोन कर रहा था। उनका भी इस दौरान प्रेशर आया कि अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूँगा और कुछ न कुछ करना है। तो वो विचार और एक मेरा विचार मिल करके, और जैसे ही मैं गाँव में गया और गाँव ने मेरा स्वागत किया, तो मैंने उन्हें निवेदन किया कि हमारे इलाके में हमें बहुत बड़े पैमाने पे खेजड़ी क्रांति की ज़रूरत है। और चूँकि आपके गाँव के बेटे के विचार को ये सम्मान मिला है, तो हमारे गाँव की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा बन गई है। तो हम हमारे 12 टीके गाँव से खेजड़ी क्रांति की शुरुआत करें। और इसके लिए एक मित्र हैं कनाडा में, वो भी बार-बार कह रही हैं, तो मैंने उन मित्र को निवेदन किया कि आप गाँव को थैंक यू कहें। और हमने गाँव ने तय करके और 24 या 25 तारीख को हमने हमारे गाँव में 50,000 पौधे तैयार करने के लिए खेजड़ी की एक पौधशाला है, उसकी शुरुआत कर दी। उसमें अभी 10,000 बीज लग लग चुके हैं आज शाम तक, और अगले 2-3 दिन में 20,000 बीज और लग जाएँगे। शुरुआत में 30,000 हम उगाएँगे, फिर जैसे ही वो लिफ्ट होना शुरू होगी, तो हम बाकी हमने बेड वगैरह सब बना लिए, थैली बीज की सारी व्यवस्था है, तो आगे ग्रेजुअली उसको बढ़ाते रहेंगे। जो कनाडा में हमारे इंडियन साथी ही हैं, गंगानगर के ही वो मूल निवासी हैं, श्री सुमित हेयर, वो इसमें जो थैली का और जो खर्चा है माली का, वो खर्चा वो वहन करेंगी। मिट्टी पानी की व्यवस्था है वो गाँव करेगा। बीज है वो मेरे साथ में युवा साथी जुड़े हुए हैं हमारे अमृता फाउंडेशन के नोखा से। तो बीज वो बच्चे उन्होंने खेजड़ियों के नीचे से खो के चुन-चुन कर ही हमने 2.25 लाख बीज तो इंदौर भिजवाया है। इंदौर के जंगलों में खेजड़ी उगाने के लिए। तो वो बीज हम वो यहाँ से मुझे उपलब्ध करा देते हैं और मैं गाँव में भिजवा देता हूँ। तो वहाँ से हम जो शुरुआत कर रहे हैं, उस शुरुआत की उद्घोषणा भी हमने कर दी कि भी अब अगर बचना है, तो हर खेत में चारों तरफ खेजड़ी लगा दो। आपको घर में भी फलदार पेड़ लगाने हैं, 5-7 खेजड़ी उगाओ पहले, आपके घर का वातावरण टेम्परेचर है वो कम होगा, उसके बाद में आप खेजड़ी उसमें लगा सकते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस एक खेजड़ी को लेकर के और एक जन आंदोलन की जो ज़रूरत है, वो मैं 2 साल से मेरे अंदर तड़फ थी, और अब मुझे लगा कि मुझे निसंकोच इसको आह्वान कर देना चाहिए कि अब खेजड़ी के लिए हमें बिल्कुल समर्पित होने की ज़रूरत है। जैसे माता अमृता देवी के नेतृत्व में हमारे जो बुजुर्ग थे, वो जिस तरह से समर्पित हुए, उन्होंने खेजड़ी के लिए अपना जीवन दे दिया, हमें मरना नहीं है, खेजड़ी के लिए जीना है। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है, मैं जामवाणी साहित्य अकादमी और ये चूँकि बराबर में मेरा जो पेज है उसके ऊपर भी लाइव चल रहा है, तो मैं ये विनम्र आग्रह करना चाहूँगा सभी से कि आप ये तय कर लें कि 24 घंटे में से हमारा दिन 23 घंटे का है। 1 घंटा खेजड़ी के लिए निकालें आज से। अगर हमें हमारी इकोलॉजी को ठीक करना है, तो जो मेरी समझ है, मैं कोई बहुत बड़ा इकोलॉजिस्ट और पर्यावरणविद नहीं हूँ, पर 20 साल में जो मैंने हाथ से काम करके सीखा है, उसके आधार पे मैंने ये कन्क्लूज़न जो है मैं इस पे पहुँच चुका हूँ कि हमें अगर हमारे इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, तो पहला पेड़ पकड़ना होगा खेजड़ी। क्योंकि आम आदमी है वो हर चीज़ को लाभ के साथ भी देखता है। खेजड़ी खेतों में लगाएँगे, फसल ज़्यादा होगी, तो इस लाभ में वो पनप पालेगा। और उसके बाद में हमारे जितने-जितने सार्वजनिक स्थान है, दूसरा पेज पकड़ना है जाल। क्योंकि डेजर्ट की बायोडायवर्सिटी के लिए जाल से बढ़िया कोई पेड़ नहीं है, और भूमि के संरक्षण के लिए खेजड़ी से बढ़िया कोई पेड़ नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम जाल के साथ में कंकेड़ा है,
रोइडा है, इनको सार्वजनिक स्थानों के ऊपर हम इंट्रोड्यूस करें। और खेजड़ी और रोइडा है, इन दोनों को तो हम खेत में लगा सकते हैं, क्योंकि रोइडा की टिम्बर वैल्यू भी अच्छी होती है। तो इसके लिए हम 1 घंटा निकालना शुरू करें और हम ये कोशिश करें कि हमारे जितने भी परिचित, हमें से बहुत सारे तो खुद किसान हैं, बाकी हमारे जितने भी परिचित हैं, हम रोज 2-4 व्यक्तियों से बात करें, उन्हें कहें कि इस सीजन में 30 सितंबर से पहले हमें खेजड़ी लगानी है। और इसके लिए मैंने जो हमारा फेसबुक पेज है श्याम सुंदर जानी, उस पे हमारी खेजड़ी हमारी धरोहर इस नाम से एक पब्लिक ग्रुप बना दिया है। और ये 3 दिन पहले ही बनाया। और उस ग्रुप में मैं ये निवेदन करता हूं सभी से कि आप, वो पब्लिक ग्रुप है, हम सबका ग्रुप है, श्याम सुंदर का ग्रुप नहीं है। श्याम सुंदर तो आपका अंश है, वैसे भी अलग है ही नहीं। तो वो पब्लिक ग्रुप है, उस ग्रुप में सब साथी जुड़े और उसमें एक्सक्लूसिवली खेजड़ी से संबंधित जो भी आपका एक्शन है, खेजड़ी लगा रहे हैं, उसका थावड़ा बना रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, खेजड़ी से संबंधित आपके पास में कोई जानकारी है वो शेयर कर रही है, वो उस ग्रुप में आप पोस्ट डालें, ताकि सारे लोग, वो ज्ञान सिर्फ आप तक नहीं रहे, सारे लोग देखें। हमें मिशन मोड में खेजड़ी को लेना होगा। अगर हम यहाँ करोड़ों करोड़ खेजड़ी पनपा दें तो आने वाले समय में, क्योंकि हमारा जो थार का डेजर्ट है, ये वर्ल्ड का डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है, इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं नहीं है। तो हमने जो इकोसिस्टम है डेजर्ट का, उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब हम वापस उसको उस रूप में तो जा नहीं सकते हैं। तो इसको हम सस्टेनेबल कैसे बनाएं, इसके लिए जरूरी है कि हम खेजड़ी का महाअभियान चलाएं, खेत खेत खेजड़ी, घर घर खेजड़ी। ये करना होगा, और ये तभी होगा जब हम सब ये तय कर ले कि 1 घंटा खेजड़ी के नाम करना है। आप जैसे खेजड़ी के नाम करेंगे तो उसमें हिरण के लिए, खरगोश के लिए, तीतर बटेर के लिए, जाल के लिए, बूर के लिए, रोइडे के लिए अपने आप समय निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि खेजड़ी तो एक, यूं मान लीजिए कि इस मुहिम का कप्तान है। और कप्तान जब होता है वो तभी होता है जब टीम होती है। तो ये बाकी सारे पेड़ और जो वनस्पति है वो टीम है, बाकी जीव जंतु टीम है। तो ये हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, तभी मुझे लगता है कि हम जो गुरु जाम्बो जी का हरित संदेश है, उस संदेश के साथ में न्याय कर पाएंगे। और अपने आप को, उनके अनुयायी, उनके बच्चे, या उनकी शिक्षाओं को मानने वाले, जीने वाले कहने का जो हमें भाव है, उस भाव को मेरे ख्याल में हम ज्यादा बेहतर तरीके से, हम उस भाव को, उस भाव के साथ में न्याय कर पाएंगे। मुझे भी बहुत सारे बार जब लोग ये कहते हैं कि आप जाम्बो जी को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि मैं चूंकि जाम्बो जी से मिल तो सकता नहीं दोबारा, वो तो 500 साल पहले या 550 साल पहले पैदा हुए थे। तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि जाम्बो जी बेसिकली क्या चाहते थे हमसे। और जब जब भी मैं ये सवाल पूछता हूँ तो मुझे नई नई चीज पता लगती है। जब मैं खेजड़ी और जाल के पास में खड़ा होकर के ये मैं सवाल पूछता हूँ कि जाम्बो जी और जसनाथ जी जो है, वो होते तो खेजड़ी और जाल के बारे में क्या सोचते, तो मैं उनकी बारीकियों पे गौर करता हूँ। मुझे पता नहीं कि उनका स्टेंजा क्या है, उनकी प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, पर मुझे इतना पता है कि मई और जून की गर्मी में आप खेजड़ी और जाल के नीचे अगर खड़े होते हैं, तो खेजड़ी और जाल के नीचे आपको ज्यादा ठंडक का एहसास होगा, क्योंकि उसकी पत्तियां होती है, उनका झुकाव नीचे की तरफ होता है। तो इस कारण वो जो इवोपोरेशन में जल वाष्प छोड़ती हैं, वो जल वाष्प ऊपर सीधा सरफेस में नहीं चला जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर हवा नहीं चल रही तो वो पेड़ के आसपास ही बना रहता है। तो ये चीज उन लोगों ने अंडरस्टैंड की और इसीलिए हमें समझाया। और एक बहुत बड़ी मुहिम की हमें जरूरत है, इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन की। और यकीन मानिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे अपन, सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। अगर हम लोग इसका रिस्टोरेशन नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। आप लिख लीजिए, सरकारें तो कतई नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो हमसे शक्ति लेती है। हमने उल्टी समझ पाल रखी है कि सरकार है वो शक्तिशाली है, वो तो हमारी शक्ति पे संचालित होती है। हमारे जितने भी धार्मिक संस्थान है वो समाज की शक्ति से संचालित होते हैं। तो हमारे पास में एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, मूल को पकड़ करके और आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सबने मुझे इतना मान सम्मान दिया। बड़ी बहन मैडम इंदिरा जी भी साथ में जुड़े हुए हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। आर के बिश्नोई साहब हमारे आदरणीय, और उतनी दूर से दुबई से चिंता रहती है, बीज इकट्ठा करते रहते हैं खेजड़ी का, वहां से सुंदर सुंदर तस्वीरें भी भेजते रहते हैं। कई बार तो वो तस्वीर भेजते हैं, मेरा मन करता है कि काश वो दुबई वाला घास है वो यहाँ आ जाता। एक खेजड़ी की तो इन्होंने तस्वीर साझा की, वो इतनी शानदार, इतनी गहरी कि उसको देख के आनंद आ गया। तो देवेंद्र सर हमारे साथ में है। पर्यावरण की मुहिम में मैं इनको तो तंग करता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं छोटे भाई के नाते
पूरा अधिकार का इस्तेमाल करता हूँ, और जहां भी गाड़ी फंसती है तो आधी रात को फोन कर लेता हूँ कि सर ये यहाँ प्रॉब्लम है, तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये अपना तो सारा परिवार है। और तो ये पूरे परिवार की शक्ति है, इस कारण इस परिवार के बच्चे को ये सम्मान मिला है, वरना मेरे में कोई अलग से खासियत नहीं है। तो ये जो मुझे आपने मान सम्मान दिया, ये मान सम्मान है, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी और मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और जैसा जो वरिष्ठ साथी सम्माननीय श्री विनोद बिश्नोई जी ने फरमाया कि हम सब अगर एक साथ आ जाएं, और मैं तो कहता हूं कि हम सभी अगुवा हैं। श्याम सुंदर अब अकेला अगुवा नहीं है, कि जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मेरा एक अनुयायी 1.25 लाख के बराबर है, वैसे ही हम तो गुरुओं के बंदे हैं। चाहे वो हमारे बाबा नानक और पूरी श्रृंखला के गुरु हों, चाहे गुरु जाम्बो जी हों, चाहे गुरु जसनाथ जी हों, तो हम तो गुरुओं के बंदे हैं, तो हम तो एक 1.25 लाख के बराबर है, तो हम सब अगुवा हैं। और इस मुहिम की सब लोग, अगर हम सब लोग शिद्दत से अनुयायी करें, ये तय कर लें कि कल से हमारा दिन तो 23 घंटे का ही है, दुनिया के लिए होगा 24 घंटे का, 1 घंटा हमारा तो खेजड़ी के लिए है, देश सच पेड़ों के लिए। आप यकीन मानिए 5 साल में हम एक नई इबारत लिख देंगे। और आज ये जो पारिवारिक वानिकी को सम्मान मिला है, इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि अब यूएनओ पारिवारिक वानिकी के विचार को पूरी दुनिया में फैलाएगा, तो दुनिया देखेगी कि भी राजस्थान के लोगों ने ऐसा क्या खास कर दिया। तो जब वो देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये कर दिया, तो उनको ताकत मिलेगी। जाकर के नाइजीरिया, कीनिया में हम पेड़ नहीं लगा सकते, पर यह लगा हुआ पेड़ है वो उनको प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि अब हमें मंच मिल गया है। तो ये इनाम मिलने के बाद में हम लोग इसको सेलिब्रेट करें, फोटो खिंचाएं, इनाम ले आए, बैठ जाएं, तो छोटी बात होगी। इस इनाम ने हमें मंच दे दिया है, और उस मंच के ऊपर अब हमारी भूमिका है वो खेजड़ली बलिदान से वैसे ही हमारी भूमिका तो वैश्विक है, अब उस भूमिका का कैनवास और विस्तृत हो गया है। तो उसमें हमें उस भूमिका के साथ में न्याय करना है, और वो न्याय तब होगा कि जब सारे हम लोग इसकी गंभीरता को समझ लेंगे। और हम जितने अभी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हम सब अपने आप में पिलर हैं, अपनी अपनी जगह पे। तो इतने पिलर मिल जाएं तो सारा ही बाहर पर्यावरण का है वो उस बाहर को बियर कर लेंगे, इतनी इन पिलर्स में स्ट्रेंथ है, ये मुझे मालूम है। तो एक बार पुनः मैं मेरे सभी जो आदरणीय हैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। जो मेरे हम उम्र और छोटे भाई है, उनके प्रति मैं सब बहन भाइयों के प्रति प्यार है वो प्रकट करता हूं। आपने मुझे मान सम्मान दिया, मुझे सुना, मेरे विचार साझा करने का मौका दिया। मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिल करके और इस मुहिम को और ज्यादा ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमन प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी जानी साहब, आपने बहुत अमूल्य बातें बताई हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर भार उठा ले, तो सभी लोग आपका सहयोग करें तो ये असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। कुछ ऐसी बातों की तरफ आपने इशारा किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहा कि हिरण खेजड़ी की पहचान जानता है, और कौन सी बढ़िया क्वालिटी की खेजड़ी है उसके बीज वो खाता है, और वो बीज उसके मल में यानी उसकी मेंगने में आकर किस प्रकार वो संशोधित होकर के हजारों जगह पर एक हिरण खेजड़ियों का पौधारोपण कर सकता है। तो खेजड़ी है तो हिरण है तो खेजड़ी है। अगर दोनों है तो प्रकृति और पर्यावरण है, और प्रकृति और पर्यावरण है तो हम है। इनके सिवाय हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जिससे मूल से जुड़ने की बात आपने बताई कि कोई नंगे पांव आदमी घूम रहा हो, उसकी इच्छा होती है कि मुझे साइकिल मिल जाए। साइकिल वाला सोचता है कि मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि मुझे कार मिल जाए, और कार वाला सोचता है कि मैं जहाज चढ़ जाऊं। और जहाज पर चढ़ने के बाद में भी अगर ऊपर से कोई देखता है खिड़की से, उस नीचे हरे भरे खेत दिखाई देते हैं, तब वो सोचता है कि मैं जहाज से नीचे उतर करके नंगे पांव इन खेतों में फिरूं। यानी कि हमारी जो उन्नति है जो वो है कृत्रिम, और नैसर्गिक हमारी जो मूल की तरफ हमारा लौटना है वो हमारी प्राकृतिक नैसर्गिक हमारी आत्मा की जो स्वभाव है वो स्वाभाविक है। आपने कहा भी मैं विशेष कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी माँ धरती माता का ऋण उतार रहा हूं। अगर यह भाव सभी में पैदा हो जाए कि मैं धरती माता का ऋण
उतारने के लिए यह कार्य करना, प्रकृति का संरक्षण करना, पौधारोपण करना मेरा नैतिक धर्म है, तो वो दिन दूर नहीं जब यह मरुभूमि हरी भरी हो जाएगी। और आपने कहा कि 536 वर्ष पूर्व जाम्बोजी हुए थे और आज मैं उनसे नहीं मिल सकता, जसना जी से नहीं मिल सकता, तो श्याम सुंदर जी आप मिल सकते हो। जाम्बोजी ने कहा है कि हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहां हमारा वासा, जहां पर हरी कंकेड़ी होगी और वृक्षों का अधिकता होगी, उनकी मंडप मेड़ी होगी, वहां पर आज भी मैं आपको मिलूंगा। तो एक वृक्ष को गले लगाते समय, एक वृक्ष का पौधारोपण करते समय, एक वृक्ष से बातचीत करते समय, वृक्ष की संवेदना को समझते समय आप यह सोच सकते हैं कि मैं आज जसना जी से मिल रहा हूं, मैं जाम्बोजी से मिल रहा हूं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और विशेष आभार आपका प्रकट करने के लिए मैडम इंदिरा जी और हमारी बहुत ही आदरणीय देवेंद्र जी, आईपीएस जो आजकल भारत में पोस्टेड है, एसपी के पद पर है, वो दो शख्सियत आपका आभार व्यक्त करने के लिए हमारे आवासीय मंच पर उपस्थित हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आपके इतने अच्छे उद्बोधन और इतने अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हुए आपको किस प्रकार आपने प्रेरित किया है लोगों को, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हुए अपना उद्बोधन देंगे मैडम इंदिरा जी और सर देवेंद्र जी बिश्नोई। आपका स्वागत है। आइए सर। धन्यवाद जमदास जी, आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो जो है भाई श्याम सुंदर को जो है पुनः बधाई दूंगा कि जिन्होंने एक अलग जगाई, और वो अलग मैं जानता हूँ, इनकी जो प्रेरणा, इनकी जो डेडिकेशन और इनकी जो टीम है वो बहुत ही डेडिकेटेड टीम है। मैं बीकानेर भी रहा, रायसीनगर भी था, तो रायसीनगर में इन्होंने गांव में वृक्षारोपण किया, और कई जगह जैसे बताया कि तो मुझे अपना बड़ा भाई मान के इन्होंने फोन भी किए, और उस पर अपना, क्योंकि अब वृक्षारोपण एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी फोन करे तो सहर्ष उसमें अपने आप ही सहयोग हो जाता है। तो अलवर भी इनकी टीम आई थी मेरे पास कि साहब हमें जो है कुछ वृक्षारोपण करने हैं एक कहीं 2-3 गाँव में, तो उनकी एनएसएस की टीम और वो कि साहब वृक्ष दिलवाओ। तो फॉरेस्ट से, क्योंकि प्रशासन का पुलिस का तालमेल रहता है, तो इनको उसमें भी मदद मिली। और जो इन्होंने एक चीज बात बताई मार्के की, वो ये है कि जो अपने को वानिकी है, उस वानिकी में अपनी लोकल क्लाइमेट को बहुत ध्यान रखना है। आज आप जो लोकल पेड़ हैं, खेजड़ी है, रोइडा है, और खेजड़ी तो एक अपने आप में जो इसको हम शमी वृक्ष भी कहते हैं, और एक ऐसा पेड़ है जिसकी ऊपर से लेके और नीचे जड़ तक हर चीज इस्तेमाल होती है, और फर्टिलिटी जमीन की बढ़ाता है, छाया उसकी अच्छी है, प्रोटीन का रिच सोर्स है, पौधों के लिए उसकी जो पत्तियां है चारा काम करती हैं। तो ये एक ऐसा पेड़ है जिसमें मतलब इन्होंने जो अभी ये नर्सरी बनाई है वाकई में तारीफ के काबिल है। और मैं भी चाहूंगा कि भरतपुर में जो बैठा हूँ तो अब इनकी जो खेजड़ी लगी हुई है वो मुझे मिल जाए, तो मैं यहाँ पुलिस लाइन में और यहाँ पर हमारे जो कंप्लीट एरिया में है खेजड़ी का एक कम से कम एक जंगल जो है यहाँ पर मेरी तरफ से भरतपुर वासियों को भेंट करके जाऊं। तो इसके लिए मैं इनसे अलग से बात करूंगा, और क्योंकि वृक्षारोपण अभी बारिश का टाइम आ रहा है और अच्छा टाइम है। और ये जाम्बो जी ने जो कहा है कि होते हो ना कीजिए, थोड़े मांगो थोड़े दीजिए, तो जैसा कि श्याम सुंदर जी ने कहा है कि वी शुड बी गिवर, और बिश्नोई समाज गिवर रहा है, टेकर नहीं रहा कभी भी। इसने समाज को भी दिया है, सभ्यता को भी दिया है, प्रकृति को भी दिया है। तो ये जो जाम्बो जी की फिलॉसफी थी सहज भाव से जीने की, और हरे वृक्ष के बारे में जो एकमात्र कि रूख नीली लोग हवे, ये बड़ी गंभीरता वाली फिलॉसफी है। इसको समझना और इसको जो आत्मसात कोई कर लेता है तो मैं कहता हूँ जीते जी उसको तो है मोक्ष की मुक्ति मिल जाती है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, अध्यक्षीय भाषण जो है इंदिरा जी तैयार किए बैठी हैं, तो मैं इनको जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जो है अध्यक्षीय भाषण में जो है आए और इसका जो है आगे प्रोग्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद जमदास जी। आज जामानी साहित्य अकादमी की इस संवाद श्रृंखला में मैं भाई श्याम सुंदर जानी का हृदय के गहन तरफ से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपने जाम्बो जी के हरि संदेश को
अपने शब्दों के द्वारा बहुत अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत किया। जन्म से नहीं लेकिन कर्म से आप जाम्बो जी के सच्चे अनुयायी हैं और इसके लिए मुझे तो किसी भी गवाह की जरूरत नहीं है। पिछले 2 दशक से मैं और श्याम सुंदर एक ही संस्था में कार्यरत हैं और हमेशा वो बड़ी बहन की तरह मेरा हमेशा सम्मान करता आया है। इसलिए आज श्याम सुंदर का मैं हमारे संपूर्ण परिवार जामवाणी साहित्य अकादमी परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। समाज शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर है हमारे साथ डूंगर कॉलेज में। पिछले 2 दशक से पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में पेड़ को परिवार का हिस्सा बनाकर जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में कामयाब हुए हैं भाई श्याम सुंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ के भूमि संरक्षण से संबंधित सबसे बड़े संगठन यूएनसीसी द्वारा हर 2 साल के अंतराल पर दिए जाने वाले भूमि संरक्षण से संबंधित दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ के लिए इस बार प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी द्वारा विकसित पारिवारिक वानिकी की अवधारणा को जो चुना गया है, इस बेहद प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु दुनिया भर से सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों, अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भूमि संरक्षण हेतु कार्य कर रही संस्थाओं व व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। उसके पश्चात यूएनसीसीडी द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल द्वारा गहराई से उन व्यक्तियों, संगठनों के कार्यों की समीक्षा करके कुछ नामों को अंतिम तौर पर फाइनलिस्ट के रूप में जारी किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए पूरी दुनिया से 12 लोगों और संस्थाओं को फाइनलिस्ट घोषित किया गया और विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोधी दिवस पर कोस्टारिका में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में इस वर्ष श्याम सुंदर जानी को शायद नेटवर्क स्लो हो गया। कुछ दिक्कत हो गई। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। नेटवर्क इशू लगता है जी। और तो एक बार फोन लगाया जाए उनको, ताकि वैसे उनको शायद पता तो लग गया होगा। नहीं, जुड़ के दोबारा जुड़ के मैं पोस्ट बनाता हूँ जी। ऑडियो ऑफ है उनका। नहीं, वो पोस्ट बना दिया, बंद कर देंगे ऑडियो। एक बार बोल दें, शायद उनको ऑडियो ऑन करना भूल गए हो तो। मैडम, आपका ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑन कीजिए, आपको पोस्ट बना दिया है। सिग्नल की अभी भी प्रॉब्लम है, वीडियो ऑन है फिर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। वापस डिस्कनेक्ट हो गए। जब तक वो जुड़ते हैं तो श्याम सुंदर जी जानी साहब से निवेदन है कि पारिवारिक वानिकी के बारे में थोड़ा और विस्तार से अगर बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी सर, जैसा आपका आदेश। पारिवारिक वानिकी दरअसल मैं 2003 में
गंगानगर जिले से ट्रांसफर होकर के गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज में आया। जब मैं यहाँ आया तो आने के बाद में मैं अलग-अलग काम मैंने करने शुरू किए। जैसे सर्दियों में तिब्बती मार्केट लगता है बीकानेर में, तो वहां से मैं अलग-अलग साइज की स्वेटर्स खरीद लेता था। और जो चौराहे के ऊपर या पेट्रोल पंप पे जब गाड़ी रुकती है तो छोटे बच्चे पास में आ जाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो मैं इस तरह के जो बच्चे आते थे तो उनके जो साइज आता था वो स्वेटर पहना देता था। पीबीएम हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन है वो करने शुरू किए, क्योंकि उस समय बीकानेर में ब्लड डोनेशन को लेकर के और जागरूकता बहुत कम थी। कॉलेज में 2005 में मैंने एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया, तो उसमें एक बहुत हट्टा-कट्टा स्टूडेंट राम सरगाम का कसवा, तो मैंने उसको कहा कि मैं हमेशा जब भी ब्लड डोनेशन का कैंप लगाता तो पहले खुद देता फिर बच्चों को कहता आप दो। तो वो हिचकिचा रहा था, तो मैंने कहा कि भाई ब्लड दे दे। तो बोला कि गुरुजी ब्लड तो कौन दे और क्यों ले लो। तो मैंने कहा तो जान दे दे। तो उसने कहा कि ये जान डरता ही तो मैं खून कौन देने लाग रहे हो। तो ये सब मैंने किया। मैडम जुड़ गए हैं तो मैं समराइज कर देता हूँ बात को। तो ये सब मैंने किया, तो मुझे लगा कि ये सारे काम तो व्यक्ति केंद्रित है, मैं जिस दिन रुकूंगा रुक जाएंगे, तो एक विचार विकसित किया जाए। क्योंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी था तो मुझे पता था कि आइडिया जो होता है उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, वर्थ होती है। तो फिर मैं आसपास के गांव में गया, मैंने देखा डूंगर कॉलेज में 3 में मैंने पेड़ों के संरक्षण से शुरू किया काम। फिर जब मैं आसपास के गांव में गया तो मैंने देखा कि गांव में पर्यावरण को लेकर के कोई चेतना ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तब मैंने सोशल फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने 1980 में शुरू किया था उसको समझा। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था पर जमीनी स्तर पे वो लागू नहीं हुआ। लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो समझ नहीं थी परिवार के स्तर पे। तब मुझे ये लगा कि मुझे परिवार के स्तर पे पर्यावरण की समझ को ठीक करना है, तो सोशल फॉरेस्ट्री के आइडिया को सप्लीमेंट करने के लिए मैंने फेमिलियल फॉरेस्ट्री, पारिवारिक वानिकी की अवधारणा विकसित की और लोगों को ये समझाना शुरू किया कि आपकी फैमिली तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उसमें कोई ग्रीन मेंबर नहीं है। और जहां तक हो सके आप घर में पेड़, फलदार पेड़ को ग्रीन मेंबर बनाओ और खेत के अंदर आप ऐसे पेड़ को ग्रीन मेंबर बनाओ जो आपकी फसल ठीक करे। क्योंकि जो हमारा खेजड़ी है, खेजड़ी की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया पाया जाता है, तो उस कारण वो हमारी भूमि को नाइट्रोजन रिच कर देती है और इसकी पत्तियां होती है उसमें रिच पोटास फास्फोरस होता है, तो इस कारण वो भी बहुत बढ़िया एक ऑर्गेनिक मैन्योर है। तो ये मैंने उनको समझाना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने खुद ने उस समय नहीं सोचा था कि पारिवारिक वानिकी इस तरह से इतना बड़ा कारवा बन जाएगा। फिर मुझे लगा कि इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए मुझे इसको संरचनात्मक स्तर पे जोड़ने की जरूरत है। तब मैंने लोगों को ये समझाया कि हम जो भी तीज त्योहार मनाएं तो हमारे तीज त्योहार पेड़ से शुरू हो। तो घर में चाहे मरण हो, चाहे जन्म हो, परण हो, कुछ भी हो, तो हम पेड़ से शुरुआत करें। तो ये सबसे पहले मैंने मेरे घर से शुरुआत की, फिर विद्यार्थियों को कहा, धीरे धीरे और लोग पकड़ते चले गए और आज चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी हो, हर जगह जो विद्यार्थी है वो पेड़ के साथ में, इवन कई तो मेरे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पटाखे में लगने वाले पैसे से पौधे खरीद के प्रीति भोज में बांटते हैं। और ये बात मैं इस मंच का जो है इतने संभ्रांत सारे पार्टिसिपेंट्स है, लाभ मैं और लेना चाहूंगा। अच्छा वो आपने दोबारा मौका दिया, तो एक बात जो मैं छोड़ गया था वो मैं दोबारा निवेदन कर दूं कि हम जब शादी का कार्ड किसी को भी देते हैं तो कार्ड पे लिखा हुआ होता है शुभ विवाह। हमेशा विवाह शब्द सिंगल होता ही नहीं है, शुभ विवाह होता है। वो शुभ विवाह हम इसलिए लिखते हैं कि हम एक एक घड़ी पूल का हिसाब करते हैं, पूछते हैं, उस तरह से करते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। पर आप देखिए कि जब हम हजारों रुपए के पटाखे जला करके और शादी के मंडप में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही पटाखा चलाते हैं तो सबसे पहले तो धरती पे जहां पटाखा फड़ा वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल जाता है उससे। फिर अगर कोई पंछी ने घोंसले के अंदर अंडा दिया है, उसमें छोटा बच्चा निकला है, या पंछी भी पूरी तरह से सेफ होकर के नहीं बैठा है, तो एकदम से जो दमक होगी उस दमक से वो गिर जाएगा और वो मर जाएगा। बहुत सारे पंछी है वो आतंकित हो जाते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, तारों की चपेट में आ जाते हैं। कुल मिलाकर के पटाखे चला करके जब हम शादी के मंडप में प्रवेश करते हैं तो वो दूल्हा और उसका परिवार है वो असंख्य अबोले निर्दोष जीवों को मारने और उन्हें आतंकित करने का पाप सिर पे लेकर के मंडप में प्रवेश करता है। तो वो शादी किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं होती। तो मैं ये समझाता हूं कि या तो आप पटाखे चला रहे हो तो अशुभ विवाह लिखो कार्ड पे, क्योंकि शुभ तो आपने खुद ने खत्म कर दिया। तो जब ये कहता हूं तो लोगों को लगता है कि हाँ बात तो लॉजिकल है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये चीज
अब लोगों को, आपको होली मनानी है तो होली के समय में हमारे यहाँ पे सहजन पे बहुत अच्छे फूल आ जाते हैं, गेंदे के फूल होते हैं, गुलाब पे होते ही होते हैं, रोइड़ा पे आ जाते हैं। तो आप जो प्रकृति के रंग है उन रंगों से होली खेलें। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक वानिकी का मतलब ये है कि पेड़ और पर्यावरण की समझ है, उस समझ को परिवार में शामिल करना। हम परिवार में धर्म की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, फिल्म क्रिकेट की सारी बात करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों की चुगलियां कर लेते हैं, पर पर्यावरण जो हर वक्त हमारे साथ रहता है उसकी हम बात ही नहीं करते। तो पारिवारिक वानिकी का मतलब ये है कि परिवार है वो हमारे पेड़ और पर्यावरण के संरक्षण की, उसके लिए जो क्रियात्मक शिक्षा है, हेड, हैंड और हार्ट तीनों को इन्वॉल्व करते हुए उस शिक्षा की पाठशाला, उस शिक्षा की कार्यशाला बन जाए। और इसीलिए ये विचार इतना प्रभावी हुआ है। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि पारिवारिक वानिकी क्या है, पर उनको यह पता है कि पेड़ लगना चाहिए। जब मैं शुरू किया मैंने इस काम को, उस समय मैं लोगों को कहता तो लोग कहते कि बात तो आपकी सही है पर पेड़ लगता नहीं है। तो पारिवारिक वानिकी की सफलता असली ये है कि ये जो परसेप्शन था उसको तोड़ दिया इसने। अब हर परिवार ये कहता है कि घर में पेड़ होना चाहिए। तो ये जो चेंज आया है, भारत सरकार का जो अभी जो वन स्थिति रिपोर्ट है लेटेस्ट, वो भी ये कहती है कि नॉर्थ वेस्ट जो राजस्थान है इसमें मैनमेड फॉरेस्टेशन बढ़ा है। तो जो सैटेलाइट से इमेजरी आई है उसमें भी बढ़ा है। हमारे बीकानेर का वेजिटेशन बहुत बढ़ गया है पिछले 10 साल में। तो ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन को चेंज करना ये असल में पारिवारिक वानिकी है, जहां हम पेड़ और पर्यावरण को डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं और उसको पर्सोनिफाई कर देते हैं पेड़ को, कि पेड़ पेड़ नहीं है, पेड़ एक व्यक्ति है और उसके साथ हमारा जो रिश्ता है वो आत्मीय है। अब जैसे ही पेड़ को आपने पर्सोनिफाई कर दिया तो उसके साथ तितली भी आ जाएगी, चिड़िया भी आ जाएगी। आपने अगर अमरूद लगाए तो कल को आपके यहाँ पे जामुन भी आ जाएगा, आम भी आ जाएगा। तो धीरे धीरे वो आपकी एक्शन का पार्ट बन जाएगा। पर्टिकुलरली हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में, उनके दिल में एक नया पेड़, वो जैसे जैसे बड़े होंगे तो एक पेड़ पनपना शुरू हो जाएगा। तो पारिवारिक वानिकी का मतलब है कि हम अंदर से पेड़ में हो जाएं, पर्यावरण में हो जाएं। थैंक यू। पेड़, जैसा कि आपने बताया, पेड़ हमारे परिवार का एक सदस्य है, वो एक जीवित प्राणी है। और जानी साहब, जैसा कि हमारे शास्त्रों ने और धर्म ग्रंथों ने, उसके अलावा जैसे भारत के एक महान कवि वेद कालिदास, उनका एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उसमें शकुंतला की एक सखी होती है, वो कहती है कि हमारे ऋषि है, जो हमारे पिताजी है, उनका ये आदेश है भी हमें वृक्षों के साथ परिवार के जैसा व्यवहार रखना है। तो एक बहुत ही अच्छा श्लोक वहां पर शकुंतला के द्वारा बोला जाता है, जैसा वो आपकी पारिवारिक वानिकी को परिभाषित करता है। उसमें शकुंतला कहती है, न केवलम तात नियोग एव अस्ति में सहोदरासने उपेक्षु। वो कहती है केवल पिता की आज्ञा ही नहीं है, मेरा भी इन वृक्षों पर सगे भाई के तुल्य प्रेम है। यानी कि उस समय भी हजारों साल पहले की बात है, इन शास्त्रों में और इन पुस्तकों में महान कवि, जो भारत के नहीं विश्व के महान कवि थे, उन्होंने इस बात को परिभाषित किया था कि पेड़ हमारे सगे भाई है, हमारे परिवार के सदस्य है। इस बात को आपने परिभाषित किया है। अभी मैडम जी दोबारा जुड़ गए हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो अपनी शेष बात को पूर्ण करेंगे। मैडम इंदिरा जी। नेट की वजह से बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, माफी चाहती हूँ जमदास जी। मैं बताना चाह रही थी श्याम सुंदर को अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से अवार्ड दिया गया था उसी के बारे में मैं बता रही थी कि अंतिम 12 नामों में भारत से जैनी का नाम सेलेक्ट हुआ। वो हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है, मेरे लिए स्पेशली बहुत खुशी की बात है कि हम दोनों एक ही संस्था के अंतर्गत कार्यरत हैं और श्याम सुंदर को इस अवार्ड के लिए चुना गया। और इसमें सदगुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन और दुनिया भर में चर्चित उनके कार्यक्रम रैली फॉर रिवर को भी शामिल किया गया था, लेकिन उसमें भी अंतिम तौर पर जानी के कार्यों को तरजीह देते हुए इस पुरस्कार हेतु विजेता घोषित किया गया। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। यूएनसीसीडी ने जानी की पारिवारिक वाणी की अवधारणा जो अभी हमें बता रहे थे श्याम सुंदर, उसको वनीकरण का अनूठा विचार बताते हुए इसे पारिस्थितिकी अनुकूल सभ्यता के विकास के एक प्रभावी तरीके के तौर पर उल्लेखित किया है और लिखा है कि 15,000 से अधिक गांवों के 10 लाख से ज्यादा परिवारों को जोड़ते हुए जानी द्वारा 25 लाख वृक्षारोपण करवाया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि जानी के लगाए जंगल आज फेफड़ों का काम कर रहे हैं। राजकीय डूंगर कॉलेज परिसर में ही जानी ने 6 हेक्टेयर भूमि पर
3000 पेड़ों का एक जंगल खड़ा कर दिया है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित पैनल के फार्मूले के अनुसार गणना करने पर आज की तारीख में 1 अरब 8 करोड़ रुपए मूल्य की ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है। पारिवारिक वानिकी के प्रणेता जानी अपने इस वन खंड को संस्थागत वन कहते हैं। डूंगर कॉलेज में विकसित इस संस्थागत वन में पेड़ों की करीब 100 किस्में हैं, तो कई तरह की मरुस्थलीय घास व औषधीय पादप संरक्षित है। हिमाचल प्रदेश के वानिकी प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षु वन अधिकारियों के 3 दल इस जंगल में प्रयुक्त हो रही सतत वन प्रबंधन तकनीकी को सीखने हेतु आ चुके हैं। तो प्रदेश के वन मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री भी इसका विशेष तौर से भ्रमण कर चुके हैं। पिछले माह आई हमारी कॉलेज की जो यूजीसी की नैक निरीक्षण टीम ने भी इस वानिकी संबंधी जानी के कार्यों को बेस्ट प्रैक्टिस में शामिल किया, जिसका कॉलेज की रैंकिंग में विशेष योगदान रहा। उनका पेड़ को परिवार का हरित सदस्य मानने का आह्वान लोगों के लिए नए किस्म का पारिवारिक बोध बनता जा रहा है। इस कारण धार्मिक मेलों में रूह प्रसाद और तमाम तरह के रीति रिवाजों से वृक्षारोपण तेजी से जुड़ता चला जा रहा है। जमीनी स्तर की गतिविधियों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी 70,000 लोग जानी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें जानी हर सुबह हरित प्रणाम के साथ संबोधन के साथ पेड़ व पर्यावरण संबंधी बारीक जानकारियां देते हैं और दूर दराज में उनकी इस हरित मुहिम को आगे बढ़ा रहे पारिवारिक वानिकी कार्यकर्ताओं के कार्यों से अवगत कराते हैं। जानी के जुनून की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ तक कह चुके हैं कि सरकार से मिलने वाले वेतन को पेड़ लगाने में खर्च करने वाले जानी का पेड़ के प्रति यह जुनून पागलपन की हद तक जाता है। पिछले साल कोरोना के डरावने माहौल के बीच शिक्षक शेखावत व पारिवारिक वानिकी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जानी ने प्रदेश के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक घर-घर सहजन अभियान को पहुंचाकर 29 जिलों में 14 लाख सहजन रोपित करवा दिए। तो जानी का ये जो संपूर्ण योगदान है वह जाम्बो जी के सच्चे अनुयायी का दर्जा उन्हें दिलाता है और हम सब जानी के इस महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रति उनका रुझान, उनकी रुचि, उसके लिए जामवाणी साहित्य अकेडमी और हम संपूर्ण जाम्बो जी अनुयायी उनके आभारी हैं। और उनके इस महत्वपूर्ण कार्य में, जो कि अभी उन्होंने कहा था कि गांव के जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन सबको वो साथ लेकर जोड़ने का काम करते हैं। उनका इस पर्यावरण के प्रति उनकी रुचि जागृत करते हैं और उनका सहयोग भी अपेक्षित रखते हैं। उस वजह से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोग इनके इस मुहिम में इनके साथ जुड़े हैं। इसके लिए हम सब श्याम सुंदर का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और श्याम सुंदर के आज के इस उद्बोधन के लिए जो उसने अपना समय निकाला, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम इंदिरा जी और देवेंद्र जी सर। आपने जानी के जुनून को सलाम किया है, हरित प्रणाम किया है, नमस्कार किया है, नमन प्रणाम किया है। बहुत अच्छे शब्दों में संक्षेप में आपने उनके कार्यों की सराहना की है। और अब आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए जानी साहब का, इंदिरा जी का, देवेंद्र जी का और हमारी तकनीकी संयोजक सारे कार्यक्रम को देख रहे डॉक्टर लालचंद जी का आभार व्यक्त करने के लिए और अपनी बात कहते हुए विश्नोई समाज के जामवाणी पर्यावरणविद आर.के. साहब जामवाणी साहित्य अकादमी के कोषाध्यक्ष भी हैं और बहुत बड़ा काम पर्यावरण के क्षेत्र में वो कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वो आभासीय मंच पर उपस्थित हों और आज के कार्यक्रम के सभी इन महानुभावों का आप आभार व्यक्त करें। आर.के. जी। धन्यवाद जमदास जी। आवाज मेरी आ रही होगी? आ रही है सर। धन्यवाद जामवाणी साहित्य अकादमी का, उनके कर्मठ कार्यकर्ताओं का, श्री लालचंद जी का, जमदास जी का, इंदिरा जी का, देवेंद्र जी का और श्रोताओं का, और खास धन्यवाद श्याम सुंदर जी जानी का। तो मैं तो इनसे बहुत प्रभावित हूँ। बहुत सालों से मैं इनके कार्यक्रम देखता हूँ, इनकी टेक्निक को सीखने की कोशिश करता हूँ और बड़ी प्रेरणा मिलती है। और खेजड़ी के बारे में जो इन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया। मैं भी थोड़ी सी इसमें बताना चाहूँगा कि खेजड़ी ही एक पेड़ था जिसकी वजह से मैंने गल्फ में 18 साल बिता दिए। अपनी सर्विस की आधी जो उम्र है मैंने गल्फ में सिर्फ इसीलिए बिता पाया कि वो मैं वहाँ जब देखता था तो वही राजस्थान वाले पेड़, वही रोहिड़ा, वही खेजड़ी, वही जाड़, वही हिरण,
और जिसे हम शिंकारा कहते हैं, वहाँ बहुत छोटी नस्ल का बकरी जैसा वो हिरण होता है। और फोग देख के और खींप देख के इतना मन खुश होता था कि मैं मतलब बता नहीं सकता। और ऐसे करते करते मेरे वहाँ पे 18 साल निकल गए। तो खेजड़ी की महत्ता बहुत महान है। खेजड़ी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, संयुक्त राष्ट्र अमीरात का, यूएई का राष्ट्रीय पेड़ है। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान का राज्य पेड़ है, वहाँ इसको गाफ कहते हैं अरबी में। और बहुत ही पुरानी मान्यता से है। और पूरे गल्फ कंट्री में, ओमान में भी मैं था तो ओमान में भी इसको बहुत मान्यता है। और 2001 से 2008 में जब मैं वहां था तो जितने भी संगठन थे उन्होंने कोशिश करके, व्यक्तिगत स्तर पे और संस्थाओं ने कोशिश करके इसको वहां का राष्ट्रीय पेड़ 2008 में घोषित किया था। तो मैं उसका साक्षी रहा हूँ। और जो भी मेरे से तन मन धन से सहयोग हुआ, मैं उसमें गिलहरी वाला योगदान मैं उसमें कर पाया। और इन्होंने जो पारिवारिक वानिकी का सहारा लेके जो अपने अभियान को जन जन तक पहुंचाया है, गांव गांव ढाणी तक पहुंचाया है। असल में मैं भी हमारे जो कथा करने वाले संत पुरुष हैं उनके द्वारा मैं इसको करना चाहता था। हालांकि मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ। मेरी अभी भी ऑफर उनको खुली है कि आप किसी भी जगह पे जब आप कथा कराते हो तो हजारों लाखों की संख्या में लोग आपकी कथा सुनने आते हैं। और आप प्रसाद के रूप में वहाँ हर एक अपने भगत को, अपने श्रद्धालु को अगर एक एक पौधा भेंट करेंगे तो वो अपने मन से उसको लगाएगा, उसकी देखभाल करेगा। तो वो कथा का आयोजन, वो कथा का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। अभी देखो, सच्चिदानंद जी ने थोड़ा इसका प्रयास किया एक दो कथाओं में, लेकिन ये पारिवारिक वानिकी के सिद्धांत का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम इसको ढाणी ढाणी गांव गांव पहुंचा सकते हैं। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं हमारे संतगण समाज के तो वो कृपया इसको लागू करें। और उसके लिए पौध की चिंता नहीं, आपको हम पौध कहीं से भी अरेंज करवा देंगे। मुक्काम के लिए मैंने श्याम सुंदर जी जानी से और बागर जी ऐसी साहब से मैंने 2500 पौधे वहां अरेंज करवाए थे। इन्होंने रातों रात वहां गाड़ी भेज के वो पौधे भिजवा दिए थे। तो लेकिन वहां की बजाय कथाएं जहां जिस गांव में होती है वहां पे अगर ये बंट पाए तो लोग उसको जल्दी अपने घरों में साथ ले जा सकते हैं और लगा सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। जैसे इन्होंने हिरण का और खेजड़ी का जो आपसी संबंध बताया, ये आपसी संबंध जीव विज्ञान का और वनस्पति विज्ञान का संबंध है, क्योंकि दोनों की माँ जो जीव विज्ञान है वो एक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जाम्बो जी के जो नियम है, जीव दया पालनी और रूख लीलो नहीं गावे, भी इसको साबित करता है कि दोनों नियम उन्होंने इसको एक साथ इसीलिए दिए हैं कि दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो अनेकों जीवों की रक्षा होती है। अनेकों जीव उस पेड़ पे निवास करते हैं और उस पेड़ के नीचे धरती होती है, उसमें भी असंख्य जीवाणु जो है ना वो निवास करते हैं, जीव निवास करते हैं। और उन जीवों का भरण पोषण, पालन, छाया, उनकी सुरक्षा वो पेड़ करता है। तो अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हम जीव दया का पालन भी कर रहे होते हैं, क्योंकि गुरु जाम्बो जी ने भी कहा है कि मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासों। जैसा जमदास जी ने बताया था श्याम सुंदर जी को कि गुरु महाराज के अगर दर्शन करने हैं या ईश्वर के या जो भी आपका इष्ट देवता है उसके दर्शन करने हैं तो वनस्पति में उनका निवास है। और हरि कंकेड़ी का उदाहरण दिया ही है कि गुरु जो ईश्वर है वो हरे वृक्षों में निवास करता है। तो मैं जानी जी को बहुत ही धन्यवाद और बधाई देता हूं कि लैंड फॉर लाइफ इन्होंने जो अवार्ड है वो प्राप्त करके हम सबको, हमारे राज्य को, हमारे जिले को, हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण पूरी टीम को इन्होंने गौरवान्वित महसूस किया है। और इन्होंने वास्तव में बता दिया कि धरती जो माता है वो उसको क्यों माता कहते हैं, क्योंकि उसमें जीवन होता है और वो जीवन असंख्य जीवाणुओं और असंख्य पेड़ पौधों की वजह से होता है। इसलिए धरती माता को हम और धरती माता ही उनको इतने सारे जीवों का भरण पोषण करती है, उनकी उत्पत्ति में सहायता करती है। तो ये जो इनकी धारणा है उसकी वजह से जो है ना ये इनको अवार्ड मिला है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हम सबको प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर एक बिश्नोई को, हर एक समाज के लोगों को, हर एक देश के व्यक्ति को
आलतू फालतू की बाकी सारी चीजें छोड़ के सिंपल तरीका है कि अगर हम अपने आसपास के घरों में पेड़ लगाएं, हरियाली लगाएं, तो जहाँ हरियाली होती है वहाँ खुशहाली होती है। तो इस तरह से मैं इनका बड़ा आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपने कार्यों से बार बार हमें प्रेरित किया और आज इन्होंने बड़े अच्छे विचार जो बताए खेजड़ी के उपयोग के, खेजड़ी को किनारे में लगाने के और जो बुजुर्गों की इज्जत करने के, ये बहुत ही सुंदर पॉइंट था। आज मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज जो बुजुर्ग है वो सबसे ज्यादा उपेक्षित है। वो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं क्योंकि एक जो जनरेशन गैप की वजह से वो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। घर वाले अपना टीवी एक कमरे में लेके और बैठ जाते हैं और वो बुजुर्ग जो है बाहर अताई भी नहीं कर सकते क्योंकि आजकल अताइयां जो होती है राजनीति से प्रेरित होती है तो झगड़े का कारण बनती है। और तो मैं तो सभी हमारे गांव के बुजुर्गों को भी कहता हूं कि भी आप ये पेड़ पौधे वाला जो है ना बागवानी वाला शौक आप पाल लो तो आपको बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाएगा, बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। और बहुत सारी विश्व की ऐसी रिपोर्ट है, शोध है जो ये कहती हैं कि बागवानी और पेड़ पौधों में काम करने वाले व्यक्ति की उम्र जो है वो सबसे लंबी होती है। सबसे ज्यादा लंबी उम्र जैसे जापान में जो लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, तो जब उनके ऊपर शोध किया गया तो पाया गया कि उनकी जो लंबी उम्र के दो ही कारण है। एक तो ये है कि वो अपने पेट को पूरा नहीं भरते हैं। 80% जब पेट भर जाता है उसको वो खाने को छोड़ देते हैं, हल्का खाते हैं। जामोजी ने भी यही कहा है कि घंटन जिम्या को गुण नाही मल भरिया भंडारू, आगे पीछे माटी झूले भूले बैजले भारू। तो दूसरा है बागवानी। उनको बागवानी का बहुत शौक है। बागवानी आप अपने इच्छा से, अपने शौक से, अपने घर में, गमलों में, अपार्टमेंट में, छत में, कहीं भी कर सकते हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमें इम्यूनिटी पैदा करनी है, तो हमें बागवानी जो है ना जरूर करनी चाहिए क्योंकि धरती माता के अंदर असंख्य जीवाणु होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और हमें निरोग बनाते हैं। तो जानी जी जो है ना वो बार बार हमें इसका वो प्रेरित करते हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इंदिरा जी का, देवेंद्र जी का, और डॉक्टर कृष्णलाल जी का, डॉक्टर लालचंद जी का, डॉक्टर सुरेंद्र जी का, सभी जामवाणी साहित्य अकादमी के पदाधिकारियों का, इनके सदस्यों का, और इस आभासी मंच पे सुनने वाले दर्शकों का, और जामवाणी साहित्य अकादमी के पेज को और श्याम सुंदर जी के पेज को लाइक करके या देख के या बाद में भी रिकॉर्डर देख के वो जरूर प्रेरणा लें और अपने जीवन में इतने पेड़ तो कम से कम लगाएं जितनी उन्होंने ऑक्सीजन वो पेड़ों से ले चुके हैं। और उसके बिना आप सोचे कि फिर कैसे आने वाली पीढ़ी को हम क्या छोड़ के जाएं। हम तो सारा खा के जा रहे हैं, हजम करके जा रहे हैं, फिर आगे वाली पीढ़ी है उसको हम दे के क्या जा रहे हैं। वो फिर सांस कहाँ से लेगी, वो भोजन कहाँ से लेगी, वो बायोडाइवर्सिटी कहाँ से आएगी, वो सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी। तो ये बड़ा सिंपल साधारण एक प्रयास है। और हमें बार बार सिर्फ अपने जो पूर्वज है, ठीक है, उनकी गाथा हमें गानी चाहिए, लेकिन अकेली उनकी गाथा को गा के हम उनका कह के और हम परे हट जाते हैं, हमारा इससे कर्तव्य पूरा नहीं होता है। हमें कुछ तो अंश जो उन्होंने किया उसका कुछ अंश तो हमें अपने हाथों से करना चाहिए, तभी हम सच्चे जामवाणी हो सकते हैं। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमन प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार, दर्शकों का, अतिथियों का, जानी साहब का, सभी का बहुत बहुत आभार। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन करते हैं और संवाद श्रृंखला के 40वें भाग में पुनः किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। मैं डॉक्टर बिश्नोई साहब से निवेदन करता हूं कि वो इस कार्यक्रम की विधिवत समापन की घोषणा करें। डॉक्टर लालचंद जी। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये प्रोग्राम बड़ी ध्यानपूर्वक और लगातार पार्टिसिपेंट ने सुना। मैं दोनों फेसबुक पेज पे देख रहा था, आज लाइव की संख्या बहुत काफी ज्यादा है, दोनों पेजों पे 100 से ज्यादा है एक तो, और यहाँ पर भी काफी हैं। उम्मीद है कि अगले भी प्रोग्राम में आप इसी तरह हमारे जो है अगले वक्ता के साथ जुड़ेंगे। तो जैसा डिसाइडेड है कि 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, तो आज 4 तारीख है, तो लगभग 18 तारीख को, अगले एक संडे छोड़ के अगले संडे को हम वापस यही 5 बजे हम हाजिर होंगे। और जूम का लिंक जो है हम शेयर कर देंगे सभी के बीच में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें।
और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते 18 तारीख को फिर मिलते हैं। थैंक यू।